नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल पॉलिटी टॉक्स में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। साथियों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा और थंबनेल से आप समझ गए होंगे कि आज का हमारा सेशन किस टॉपिक पर रहने वाला है। तो हम लोग यहाँ पर सीखेंगे एकात्मक और संघात्मक व्यवस्थाएं क्या होती हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग कॉन्सेप्ट की चर्चा करने वाले हैं। साथियों, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखते हैं क्या कुछ है आपके लिए खास। एकात्मक और संघात्मक व्यवस्था। देखिए साथियों, आप सभी को पता है राज्य राज्य के चार आवश्यक तत्व होते हैं। क्या? एक तो होती है जनसंख्या, भूभाग, जनसंख्या, भूभाग, और क्या होता है सरकार। और क्या होती है वो सरकार? संप्रभु सरकार होनी चाहिए। यानी चार तत्व होते हैं किसी भी राज्य को निर्मित होने के लिए, किसी भी राज्य को राज्य कहलाने के लिए। राज्य का मतलब देश। यानी कितने होते हैं? चार तत्व होते हैं, जनसंख्या, भूभाग, सरकार। और कैसी सरकार होनी चाहिए? संप्रभु सरकार होनी चाहिए। साथियों, सरकार, क्या सरकार का क्या सरकार के एक ही रूप होते हैं या सरकार के कई सारे रूप हो सकते हैं? साथियों, हम लोग इसी यानी सरकार का मतलब सरकारों को वर्गीकरण कह लो या फिर हम कह लें यहाँ पर आज राज्यों की बात कर लें या फिर चाहे हम संविधानों का वर्गीकरण की बात कर लें। हम यहाँ पर बात करने वाले हैं आधुनिक राज्यों का वर्गीकरण। आधुनिक राज्यों का वर्गीकरण साथियों। अच्छा, यहाँ पर पेन ले लेना चाहिए मुझे लगता है। ठीक है साथियों, हम बात करने वाले क्या है यहाँ पर? आधुनिक राज्यों का वर्गीकरण। आधुनिक राज्यों का वर्गीकरण। आधुनिक राज्यों का वर्गीकरण। आधुनिक राज्यों का वर्गीकरण का मतलब क्या? यहाँ पर राज्यों का वर्गीकरण कह लो इसे, या फिर सरकारों का वर्गीकरण कह लो, या फिर संविधानों का वर्गीकरण कह लो, है ना साथियों। देखिए, हम इसको भागों में, दो भागों में बांटते हैं। एक तो क्या कह सकते हैं हम लोग यहाँ पर, एक तो निरंकुश। निरंकुश यानी जिस पर अंकुश ना लगाया जा सके। अब तो यही है ना, निरंकुशता का मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूट, यानी जिस पर किसी प्रकार का कोई बंधन न लगाया जा सके। एक तो ये हो जाएगा निरंकुश शासन, निरंकुश राज्य। एक तो हो सकता है क्या? प्रजातांत्रिक राज्य, या फिर कह लो लोकतांत्रिक राज्य। प्रजातंत्र कह लो। ठीक ना मेरे भाई, हमारी बात को समझिएगा ध्यान से, क्योंकि हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है। अब निरंकुश, निरंकुश शासन के तहत क्या होता है? राजतंत्र। आप कहोगे निरंकुश शासन जहाँ पर होगा वहाँ पर क्या होगा? राजतंत्र। आप कहोगे सर, और जहाँ पर प्रजातंत्र होता है वहाँ पर क्या होता है? गणतंत्र। अब गणतंत्र और राजतंत्र क्या होता है? अब आप सभी को पता है राजतंत्र का मतलब क्या? राजतंत्र मतलब जहाँ पर राजा का शासन हो। गणतंत्र मतलब क्या? जहाँ पर जो राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष होगा, यानी जो देश का राष्ट्राध्यक्ष होगा, यानी हेड ऑफ द स्टेट क्या होगा? वह वंशानुगत न होकर उसका निर्वाचन हुआ, उसका निर्वाचन हो, तो वो क्या कहलाएगा? गणतंत्र कहलाएगा। बात समझ पा रहे हैं आप? जी। तो अगर राजतंत्र, आप कहोगे सर आधुनिक राज्य की बात कर रहे हैं तो आप राजतंत्र, अब तो कहीं पूरे विश्व में कहीं पर राजतंत्र देखने को नहीं मिलता है। जी हाँ। तो इसलिए हम इसको राजतंत्र की जगह हम सीमित राजतंत्र की बात कर लेते हैं। बोलिए हाँ या ना? सीमित राजतंत्र। ठीक ना। यानी यानी हमने क्या देखा कि आधुनिक राष्ट्रों का वर्गीकरण के तहत हमने निरंकुश सत्ता, निरंकुश शासन, निरंकुश राज्य। ठीक है। वहीं पर प्रजातांत्रिक राज्य, प्रजातांत्रिक में जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो क्या होता है? वह हेड ऑफ द स्टेट क्या होता है? गणतंत्र होता है। हेड ऑफ द स्टेट यानी क्या? राष्ट्राध्यक्ष। देखो, दो चीज़ें होती हैं, एक तो हेड ऑफ द स्टेट होता है, हेड ऑफ द स्टेट, और हेड ऑफ द स्टेट क्या होता है? प्रेसिडेंट होता है। अब प्रेसिडेंट मतलब अगर यदि यदि उस देश का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित हो तो क्या होगा? वो गणतंत्रात्मक देश कहेगा। अगर उस देश का राष्ट्राध्यक्ष क्या हो? वंशानुगत होगा, तो वह क्या कहलाएगा वहाँ पर? सीमित राजतंत्र। सीमित राजतंत्र का मतलब देखो, वहाँ पर सीमित राजतंत्र का मतलब जहाँ पर लोकतंत्र के साथ साथ राजतंत्र होगा वो क्या कहलाएगा? सीमित राजतंत्र कहलाएगा। जिन देशों में, यानी देखा जाए तो ये सीमित राजतंत्र मैं ब्रिटेन के लिए यूज करना चाह रहा हूँ, समझिएगा ध्यान से। सीमित राजतंत्र क्या है? ब्रिटेन में ही तो है। ब्रिटेन में क्या है? लोकतंत्र के साथ साथ राजतंत्र भी है। यानी लोकतंत्र और राजतंत्र का मिक्सअप या मिश्रित रूप ही क्या होगा? सीमित राजतंत्र होगा। ठीक ना। यानी हमने क्या कहा? हेड ऑफ द स्टेट क्या होता है? प्रेसिडेंट हो सकता है या राजा होता है, यानी जिस, ठीक है। और यहाँ पे अगर बात किया जाए हेड ऑफ द गवर्नमेंट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट क्या होता है? माफ करिएगा, हेड यानी ये होगा। हेड ऑफ द गवर्नमेंट क्या होता है? हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर होता है। ठीक है मेरे भाई, हमने क्या कहा? जो देश का राष्ट्राध्यक्ष होगा यानी हेड ऑफ द स्टेट, वह क्या होगा? यदि निर्वाचित होता है तो क्या कहलाएगा? गणतंत्र कहलाएगा, रिपब्लिक कहलाएगा। वहीं पर अगर वो वंशानुगत होता है तो क्या कहलाएगा? वो राजतंत्र के तहत आएगा। ठीक ना मेरे भाई, समझ पा रहे हैं बात? गुड, क्या बात है, गुड। आगे बात करते हैं ना साथियों इसमें ही। अब देखो, किसी भी अगर कहीं पर भी, अगर जहाँ कहीं भी राजतंत्र होगा या गणतंत्रात्मक व्यवस्था होगी, उन सभी जगहों पर क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी आपको?
एक तो एकात्मक व्यवस्था हो सकती है, और क्या हो सकती है, या फिर संघात्मक व्यवस्था हो सकती है। अरे जहाँ कहीं भी राजतंत्र होगा वहाँ पर एकात्मक व्यवस्था हो सकती है या फिर संघात्मक व्यवस्था हो सकती है। ऐसे ही जहाँ कहीं भी गणतंत्रात्मक व्यवस्था होगी वहाँ पर दो तरीके की सरकारें हो सकती हैं, या फिर एकात्मक हो सकती है या फिर संघात्मक हो सकती है। बोलिएगा मेरे भाई, समझ पा रहे हैं आप? यानी यहाँ पर भी, यानी यहाँ पर भी एकात्मक हो सकती हैं, संघात्मक हो सकती हैं। यानी किसी भी देश में यदि गणतंत्रात्मक व्यवस्था है तो वहाँ पर भी तो दो स्वरूप हो सकते हैं शासन के। एक तो एकात्मक व्यवस्था हो सकती है वहाँ पर भी, संघात्मक व्यवस्था वहाँ पर भी हो सकती है। ऐसे ही जहाँ कहीं भी राजतंत्र मोनैरिकल सिस्टम है तो वहाँ पर भी तो एकात्मक व्यवस्था हो सकती है, संघात्मक व्यवस्था हो सकती है। जी हाँ, हो सकती है, बिल्कुल। तो अब जहाँ कहीं भी एकात्मक व्यवस्था होगी तो वहाँ पर भी तो, चेंज कर दे कलर, वहाँ पर भी तो संसदात्मक व्यवस्था, संसदात्मक व्यवस्था या फिर अध्यक्षात्मक व्यवस्था, अध्यक्षात्मक, माफ करिएगा, संसदात्मक व्यवस्था या अध्यक्षात्मक व्यवस्था हो सकती है। मेरे भाई समझिएगा ध्यान से इस चीज़ को, नहीं समझ में आएगा कोई बात नहीं, मैं समझाऊंगा फिर से। संसदात्मक लिख लीजिए, जहाँ कहीं भी संघात्मक व्यवस्था है, किसी देश में संघात्मक व्यवस्था है तो वहाँ पर भी क्या हो सकती है, या फिर संसदात्मक व्यवस्था हो या फिर अध्यक्षात्मक व्यवस्था हो, अध्यक्षात्मक व्यवस्था हो। आप सभी भी साथ साथ लिखते रहेंगे तो, अगर नहीं लिखेंगे कोई बात नहीं, आप लोग बढ़िया से सुन लीजिए फिर भी सही होगा आपके लिए। संसदात्मक व्यवस्था यहाँ पर भी हो सकती है, यहाँ पर भी, या फिर अध्यक्षात्मक हो सकती है। बोलिएगा, अध्यक्षात्मक हो सकती है, संसदात्मक, सॉरी, संसदात्मक और अध्यक्षात्मक। साथ ही हो सकता है आपको लगे कि सर पूरा डिटेल्ड क्लास लेने वाले को, नहीं, मैं समझाना चाह रहा हूँ कुछ चीज़ों को, तो आपको ये समझाने के लिए मुझे ये डायग्राम बनाना पड़ रहा है। साथियों हम लोग बात करते हैं यहाँ पर क्या, कि आधुनिक राज्यों का वर्गीकरण किया हमने किस में, या फिर किसी देश में अगर निरंकुश शासन व्यवस्था है, ठीक है, देखो निरंकुश शासन व्यवस्था हो सकती है या फिर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था हो सकती है। निरंकुश के तहत क्या आएगा, राजतंत्र आएगा, राजतंत्र। लेकिन आधुनिक की बात कर रहे हैं तो आधुनिक में कहीं पर भी क्या है, राजतंत्र नहीं है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर सीमित राजतंत्र, सीमित राजतंत्र का मतलब ही क्या होता है, जहाँ पर लोकतंत्र के साथ क्या हो, राजतंत्र हो। यानी मोनर्कियल सिस्टम के साथ साथ क्या हो, डेमोक्रेसी भी हो, वो क्या कहलाएगा, सीमित राजतंत्र कहलाएगा वहाँ पर। वहीं पर प्रजातंत्र यानी जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था होती है वहाँ पर क्या होंगे, शासनाध्यक्ष, यानी क्या होगा, सॉरी वो क्या कहते हैं इसको, हेड ऑफ द स्टेट क्या होगा, गणतंत्रात्मक व्यवस्था, वो चुना जाएगा उसमें। यानी गणतंत्रात्मक व्यवस्था में हेड ऑफ द स्टेट क्या होता है, वो चुना जाएगा। हेड ऑफ द गवर्नमेंट तो अलग मामला है, वो प्रधानमंत्री होता है, ठीक ना मेरे भाई। सीमित यानी मोनर्कियल सिस्टम जिस देश में है वहाँ पर भी तो एकात्मक व्यवस्था हो सकती है और वहाँ पर भी संघात्मक व्यवस्था हो सकती है। अगर किसी देश में गणतंत्रात्मक, कोई देश गणतंत्रात्मक देश है तो वहाँ पर भी तो एकात्मक और संघात्मक हो सकती है। अब एकात्मक और संघात्मक में यहाँ पर संसदात्मक हो सकती है या फिर अध्यक्षात्मक हो सकती है। मेरी बात को समझिएगा, सीमित राजतंत्र देश में या फिर एकात्मक होगा या फिर क्या होगा, संघात्मक होगा। गणतंत्रात्मक देश में भी या फिर एकात्मक होगा या फिर क्या होगा, संघात्मक देश होगा वो। ऐसे ही वह एकात्मक के साथ साथ क्या होगा, संसदात्मक होगा, या फिर एकात्मक के साथ क्या होगा, अध्यक्षात्मक होगा। ऐसे यहाँ पर बात करेंगे संघात्मक के साथ संसदात्मक होगा या फिर संघात्मक के साथ क्या होगा, अध्यक्षात्मक होगा। समझ पा रहे हैं। ऐसे ही गणतंत्रात्मक व्यवस्था में भी बात करेंगे क्या, एकात्मक के तहत अगर वो संसदात्मक हो सकता है या फिर एकात्मक के साथ क्या हो सकता है, अध्यक्षात्मक हो सकता है। ऐसे यहाँ पर बात करेंगे संघात्मक के साथ वो संसदात्मक हो सकता है या फिर संघात्मक के साथ क्या हो सकता है, अध्यक्षात्मक हो सकता है। बात समझ पा रहे हो आप? बोलिए हाँ या ना। ठीक है, इसको थोड़ा सा और समझेंगे हम लोग, क्योंकि देखो ये बेस है, बेस हम लोग सीख रहे हैं ना, तो हम लोग को बेस क्लियर होना चाहिए हमारा। हम इसको थोड़ा नंबरिंग कर देते हैं मेरे भाई। ये ए हो गया, अच्छा पेन का कलर चेंज कर दें, रेड ले लेते हैं ना, रेड अच्छा है ना, ठीक है। ये देखो ये क्या है, ए हो गया, ये क्या हो गया, बी, ये क्या हो गया, सी, ये क्या हो गया, डी, ई, एफ, ठीक ना। यहाँ पर बात कर लेते हैं, यहाँ पर भी ए, बी, सी, डी, ई और एफ। जैसे ये बताओ, समझ पा रहे हो नहीं मेरे भाई आप लोग?
अच्छा, एकात्मक और संघात्मक क्या होती है मैं इस पे आने वाला हूँ, लेकिन अभी पहले हम लोग सीखेंगे कि क्या कहीं पर अगर राजतंत्रात्मक व्यवस्था है तो वहाँ पर एकात्मक के साथ संसदात्मक हो सकता है, या फिर एकात्मक के साथ अध्यक्षात्मक हो सकता है। जी हाँ, हो सकता है। संघात्मक के साथ संसदात्मक हो सकता है, या फिर संघात्मक के साथ अध्यक्षात्मक हो सकता है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर लेना चाहता हूँ अमेरिका, सॉरी, बात करते हैं पहले हम ब्रिटेन की, यानी यूके की। हम बात करते हैं ब्रिटेन की। तो बताओ ब्रिटेन में क्या है, आप सभी को पता है ब्रिटेन में क्या है, संसदा सॉरी राजतंत्र है। ठीक है, संवैधानिक राजतंत्र या फिर कह लो सीमित राजतंत्र, वही तो हुआ। ठीक है, संवैधानिक राजतंत्र कह लो या सीमित राजतंत्र कह लो, यानी ब्रिटेन में क्या है, ब्रिटेन में क्या है, संवैधानिक राजतंत्र है। अब ब्रिटेन में क्या है, संघात्मक व्यवस्था है या फिर संसदात्मक व्यवस्था है। सर ब्रिटेन में क्या है, एकात्मक व्यवस्था है। ब्रिटेन में क्या है, एकात्मक व्यवस्था है। अब ब्रिटेन में एकात्मक के साथ क्या किसके लक्षण है, संसदात्मक है के हैं या अध्यक्षात्मक के हैं। इसका मतलब है सर ब्रिटेन में जो है, ये जो हमारा ब्रिटेन है, हमारा ब्रिटेन मतलब ब्रिटेन की बात करें, ब्रिटेन में क्या है मेरे भाई, आप सभी को पता है ब्रिटेन में क्या है, एकात्मक के साथ साथ क्या है, एकात्मक, देखो मैं पूरा नहीं लिखूंगा, समझिएगा। ए हो गया, ए के साथ साथ क्या है, ये है यहाँ पर ब्रिटेन में संसदात्मक है या फिर क्या है, संघात्मक है। बोलो हाँ या ना, क्या है। अच्छा, नंबरिंग मैंने गलत कर दिया है क्या, एक मिनट, कोई बात नहीं। यानी ब्रिटेन में क्या है, सही तो है, तो कोई बात नहीं। ब्रिटेन में क्या है, एकात्मक के साथ साथ किसके लक्षण दिखाई देंगे आपको, संसदात्मक के या अध्यक्षात्मक के। जी, ब्रिटेन में एकात्मक के साथ साथ संसदात्मक के लक्षण दिखाई देंगे। ठीक है, अब ब्रिटेन में राजतंत्र तो है ही, ये आप सभी को पता है। बोलो हाँ या ना। ऐसे ही अगर पूछा जाए आपसे अमेरिका में जो हेड ऑफ द स्टेट है वो क्या होता है, वो अमेरिका में हेड ऑफ द स्टेट क्या होता है वो। सर वो तो चुना जाता है मतलब क्या होगा, उसका निर्वाचित चुनाव, उसका मतलब चुनाव होता है। तो चुनाव होगा तो उसका मतलब वहाँ पर गणतंत्रात्मक व्यवस्था होगी। अगर गणतंत्रात्मक व्यवस्था है तो वहाँ पर बताओ अमेरिका में कैसी व्यवस्था है, एकात्मक है या संघात्मक है। सर अमेरिका की बात कर रहे हो तो अमेरिका में क्या है, संघात्मक व्यवस्था है, यानी बी वाला ऑप्शन है, इसको चूज करते हैं। अच्छा, संघात्मक के साथ क्या है, संसदात्मक है या अध्यक्षात्मक है। सर वहाँ पर क्या है, संसदात्मक के साथ साथ क्या है, सॉरी, संघात्मक के साथ क्या है, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है। यानी ये वाली व्यवस्था कहाँ पर है, अमेरिका में है। बोलो हाँ या ना, समझ पा रहे हो नहीं मेरे भाई आप। यानी हमने क्या कहा, अमेरिका में कैसी व्यवस्था है, अमेरिका में सर गणतंत्रात्मक व्यवस्था है। गणतंत्र तो है ही वहाँ पर, लेकिन गणतंत्रात्मक व्यवस्था के साथ साथ वहाँ पर क्या दे रखा है, वहाँ पर संघात्मक व्यवस्था है। संघात्मक के साथ क्या है, संसदात्मक जुड़ा हुआ है या फिर संघात्मक के साथ अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है। जी सर, वहाँ पर अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है। इसका मतलब अमेरिका में ये प्रणाली है, काम करती है, यानी वहाँ की शासन व्यवस्था में ये चीज़ें हैं। ऐसे ही हम बात करते हैं भारत में। चलो बताओ, इंडिया की बात करते हैं। इंडिया में बताओ क्या होगा, अब आपको दिमाग लगाना है, इंडिया में क्या होगा बताओ। ब्रिटेन, सॉरी, इंडिया में तो आप सभी को पता है इंडिया भी क्या है, रिपब्लिक कंट्री है, यानी गणतंत्रात्मक देश है। तो गणतंत्रात्मक देश है, इसका मतलब इस वाले सेक्शन में होगा। तो बताओ इस वाले सेक्शन में क्या चीज़ें होंगी, एकात्मक है या फिर संघात्मक है। आप सभी को पता है भारत में क्या संघात्मक व्यवस्था है, यानी बी वाला ऑप्शन ये होगा। इसके साथ साथ क्या है, संसदात्मक है या अध्यक्षात्मक है। नहीं, ब्रिटेन में सर, सॉरी सर, भारत में तो संसदात्मक व्यवस्था है, यानी भारत में क्या है, ये वाली व्यवस्था है। बोलो हाँ या ना, समझ पा रहे हो नहीं आप साथियों, आप समझ पा रहे हैं या नहीं। चीज़ों को मैंने इस तरीके से समझाने की कोशिश किया ताकि ये चीज़ें आपको समझ में आए। बोलिए, आप समझ पा रहे हो। हमने क्या कहा, फिर से एक बार रिकॉल करा दें क्या, फिर से सुन लो। आधुनिक राज्यों का वर्गीकरण किया हमने। आधुनिक राज्यों का वर्गीकरण कैसे किया, एक तो निरंकुश, जहाँ पर राजतंत्र हो, या फिर क्या हो, जहाँ पर जनता द्वारा चुना जाए राष्ट्राध्यक्ष। अब देखो, निरंकुश होगा तो वहाँ पर राजतंत्र होगा, लेकिन आधुनिक राज्य की बात कर रहे हैं तो आधुनिक में कहीं पर क्या है, राजतंत्र नहीं है। तो हमारे अब वर्तमान समय में देखा जाए तो क्या है, संवैधानिक राजतंत्र कह लो या सीमित राजतंत्र है, और कहाँ पर है वो, ब्रिटेन में है। ठीक है, अब किसी भी राजतंत्रात्मक देशों में भी एकात्मक और संघात्मक व्यवस्था हो सकती है, या फिर एकात्मक हो सकती है कोई राजतंत्रात्मक देश, या फिर वो संघात्मक राजतंत्र वाला देश हो। तो ऐसे में एकात्मक के साथ वो संघात्मक संसदात्मक हो सकता है सरकार, या फिर एकात्मक के साथ अध्यक्षात्मक सरकार हो सकता है। ऐसे यहाँ पर संघात्मक के साथ संसदात्मक व्यवस्था वाला देश हो सकता है, या फिर संघात्मक के साथ अध्यक्षात्मक वाला देश हो सकता है मोनेर्कियल सिस्टम में। ऐसे ही रिपब्लिक सिस्टम में, यानी गणतंत्रात्मक व्यवस्था में एकात्मक के साथ संसदात्मक हो सकता है या फिर अध्यक्षात्मक हो सकता है। ऐसे ही गणतंत्रात्मक व्यवस्था में संघात्मक के साथ वो संसदात्मक हो सकता है या फिर अध्यक्षात्मक हो सकता है।
ठीक ना। अभी हम बात करेंगे एकात्मक संघात्मक क्या होता है और संसदात्मक अध्यक्षात्मक क्या होता है। हम चीज़ें चर्चा करेंगे, बहुत अच्छे से करने वाले हैं। ठीक है, आपका जितना भी अब तक का डाउट होगा भाई सब क्लियर कर देंगे, इट्स गारंटी। समझिएगा, हमने क्या कहा, ब्रिटेन। ब्रिटेन आप सभी को पता है, ब्रिटेन में क्या है, संवैधानिक राजतंत्र है। अच्छा, संवैधानिक राजतंत्र के साथ साथ वहाँ पर क्या है बताओ, एकात्मक व्यवस्था है या संघात्मक व्यवस्था है? सर ब्रिटेन में तो हम लोग बचपन से ही जान रहे हैं सर, वहाँ पर क्या है, एकात्मक व्यवस्था है। गुड। एकात्मक व्यवस्था के साथ अच्छा ये बताओ, संसदात्मक है या फिर अध्यक्षात्मक है? सर ब्रिटेन में तो संसद है ना, ब्रिटेन में तो संसदात्मक व्यवस्था है। अच्छा, कैसे पता? अच्छा, तुमने वो सुना होगा क्या, हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स? क्या बात है, गुड। हाउस ऑफ कॉमन्स एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स, यानी दो व्यवस्था है वहाँ पर, संसद है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, ब्रिटेन में एकात्मक के साथ क्या है, संसदात्मक है। बोलो हाँ या ना, क्लियर हो गया। ऐसे ही सर अमेरिका में जो आप बता रहे हो, अमेरिका में क्या है, इसको समझाओ तो। देखो अमेरिका वाला जो सिस्टम है ना, अमेरिका में आप सभी को पता है क्या होता है, देश का राष्ट्राध्यक्ष जो होता है यानी देश का मुखिया, उसका चुनाव होता है, ना कि वंशानुगत आधार पर होता है। ये बात तो क्लियर है, तभी तो गणतंत्र है वहाँ पर। इसका मतलब है गणतंत्र के साथ साथ वहाँ पर क्या है, एकात्मक है या फिर संघात्मक है? आप कहोगे सर वहाँ पर तो संघात्मक शासन व्यवस्था है ना। तो संघात्मक व्यवस्था के साथ वहाँ पर क्या लिया गया है, संसदात्मक के गुण हैं या फिर अध्यक्षात्मक के गुण हैं? सर अमेरिका में तो हमने सुना है अध्यक्षात्मक के गुण हैं। जी हाँ, बिल्कुल सुना है आपने, तो अच्छा ही सुना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, ये बात तो क्लियर है, अमेरिका में संघात्मक के साथ अध्यक्षात्मक के लक्षण हैं। ठीक है, और भारत में क्या है? सर भारत में तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था है, हाँ है। उसके साथ क्या है, आप सभी को पता है कि वहाँ पर भी क्या है, संघात्मक व्यवस्था है ना। लेकिन भारत की थोड़ी सी व्यवस्था चेंज है, बताएंगे आपको डिटेल्ड में सब समझाएंगे। यानी संघात्मक के साथ किसके लक्षण देखने को मिलते हैं, संसदात्मक के या फिर अध्यक्षात्मक के? बताओ तो किसके लक्षण मिलते हैं आपको देखने को, संसदात्मक के। तो इसका मतलब ये वाला हो गया ऑप्शन। इतनी बात क्लियर हुई मेरे भाई, बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो हम बात करेंगे अब एक एक टॉपिक के बारे में, एकात्मक व्यवस्था क्या होती है और संघात्मक व्यवस्था क्या होती है। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मुझे लगता है आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, नहीं समझ में आई होंगी तो प्लीज़ कमेंट करिएगा और आपको अच्छे से समझा दिया जाएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। सॉरी। अच्छा, अब यहाँ पर बात करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन आ गया क्या? अच्छा कोई बात नहीं, इसको इरेज करके थोड़ी सी चीज़ें और बात कर लेते हैं ना हम लोग, इरेज कर दे रहे हैं हम लोग। आगे बात करते हैं क्या साथियों। अच्छा, एकात्मक और संघात्मक जो व्यवस्था होती है, ये जो एकात्मक और संघात्मक व्यवस्था थी, इसमें सर ये कैसे आप, इसका आधार क्या है, एकात्मक और संघात्मक व्यवस्था का आधार क्या है? देखो, केंद्र व राज्य के संबंधों के आधार पर, केंद्र व राज्यों के मध्य, केंद्र व राज्यों के मध्य संबंधों के आधार पर, संबंधों के आधार पर देखा जाता है कि कोई देश एकात्मक है या फिर संघात्मक है, एकात्मक है या संघात्मक है। मेरी बात को समझिएगा, हमने क्या कहा, केंद्र व राज्य के मध्य संबंधों के आधार पर देखा जाएगा कि उस देश में एकात्मक व्यवस्था है या संघात्मक व्यवस्था है। सर नहीं समझ पाए पूरी तरह बात, कोई बात नहीं, समझेंगे। सर तो फिर आप ये बता सकते हो क्या, संसदात्मक व्यवस्था और अध्यक्षात्मक व्यवस्था कैसे पहचानेंगे? जी हाँ, उसके भी लक्षण बता रहे हैं आपको। देखो, यदि कार्यपालिका व विधायिका, सॉरी, कार्यपालिका व व्यवस्थापिका कह लो या विधायिका कह लो, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका व्यवस्थापिका के संबंधों के आधार पर, संबंधों के आधार पर देखा जाता है कि उस देश में संसदात्मक व्यवस्था है, संसदात्मक व्यवस्था है या फिर अध्यक्षात्मक व्यवस्था है, अध्यक्षात्मक व्यवस्था है। मेरे भाई ये समझ पा रहे हो नहीं? आप ये कैसे पहचानने वाले हो, समझना क्वेश्चन ध्यान से। मैं क्या कह रहा हूँ, किसी देश में एकात्मक व्यवस्था है या फिर उस देश में संघात्मक व्यवस्था है, ये कैसे पहचानोगे? वहाँ पर केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध को देखेंगे आप, तो आपको पता चल जाएगा कि उस देश में एकात्मक व्यवस्था है या फिर संघात्मक व्यवस्था है। ऐसे ही हम बात करेंगे अगर संसदात्मक व्यवस्था किसी देश में, पहचानना है आपको कि किसी देश में संसदात्मक व्यवस्था है या फिर उसमें अध्यक्षात्मक व्यवस्था है, तो कैसे पता चलेगा? उस देश की कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के संबंध को देख लेंगे आप, आपको समझ में आ जाएगा कि उस देश में संसदात्मक व्यवस्था है या फिर अध्यक्षात्मक व्यवस्था है। सर इतना भी बता दिया।
अब तो बता दो कि एकात्मक व्यवस्था क्या होती है और संघात्मक व्यवस्था होती क्या है। तो चलो थोड़ी सी बात कर लेते हैं यहाँ पर। अच्छा बताओ, इरेज कर दें इसको तब ना। लेकिन इतनी बात तो क्लियर हो गई ना मेरे भाई, आपको इतनी बात तो क्लियर हो गई ना कि संसदात्मक व्यवस्था और अध्यक्षात्मक व्यवस्था कैसे पहचानना है, और एकात्मक और संघात्मक। देखो एक बात और भी कहेंगे हम बार बार आपसे कि जब भी आप पढ़ोगे एकात्मक संघात्मक एक साथ पढ़ना और संसदात्मक अध्यक्षात्मक एक साथ पढ़ना, ठीक ना। हालांकि आपको अंतर इसमें इसमें तुलना कराएंगे हम आगे चल के, एकात्मक के और संघात्मक, एकात्मक और अध्यक्षात्मक में कैसे संबंध स्थापित हो सकते हैं, संघात्मक और संसदात्मक में कैसे संबंध स्थापित हो सकते हैं, ये सभी चीज़ें हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी हमने क्या कहा आपसे, केवल आपको एक साथ इसको याद रखना है, एकात्मक संघात्मक, ऐसे ही संसदात्मक अध्यक्षात्मक याद रखना है, ठीक है मेरे भाई। हमने क्या कहा, एकात्मक संघात्मक को एक साथ पढ़ेंगे और संसदात्मक अध्यक्षात्मक को एक साथ पढ़ोगे, ठीक है, तभी आपका क्लियर होगा अच्छे से। हम बात करने वाले हैं, अब बात करेंगे यहाँ पर एकात्मक और संघात्मक कैसे होते हैं और क्या होते हैं और कैसे पहचानेंगे, और कौन कौन से विदेश हैं जहाँ पर एकात्मक व्यवस्थाएं पाई जाती हैं, ठीक है मेरे भाई। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा तो नहीं समझा रहे ना भाई, क्या करें, आदत से मजबूर। ही हू जस्ट जोकिंग। आ जाओ, तो हम बात कर रहे थे क्या, एकात्मक और संघात्मक व्यवस्था क्या होती है। तो बात करते हैं पहले एकात्मक व्यवस्था क्या होती है मेरे भाई। चलो, एकात्मक व्यवस्था देखो क्या होती है। आप सभी को पता है किसी भी देश में शासन के स्तर क्या होते हैं, शासन के स्तर यानी तीन होते हैं। एक तो क्या हो जाएगा, केंद्र स्तर पर शासन होता है, और एक तो प्रांत स्तर पर होता है, और स्थानीय स्तर पर भी मान लेते हैं, स्थानीय स्तर पर, ठीक है। शासन के तीन स्तर हो गए क्या, एक तो केंद्र स्तर पर, एक तो प्रांत स्तर पर, प्रांत मतलब राज्यों की बात हो रही है यहाँ पर, और स्थानीय स्तर पर, ठीक है। बात करेंगे जैसे केंद्र स्तर पर, उसके नीचे क्या होगा, प्रांत होंगे, और उसके नीचे क्या होगा, और स्थानीय स्वशासन होंगे। समझिएगा मेरे भाई, ध्यान से बात को समझिएगा, ठीक ना। हमने क्या कहा, यानी एकात्मक व्यवस्था हमको सीखना है, ठीक है। तो इसके बारे में हमने क्या कहा पहले कि शासन के तीन स्तर होंगे, एक तो केंद्र स्तर पर, प्रांतीय स्तर पर शासन, और स्थानीय स्तर पर शासन। अब देखो ध्यान समझिएगा, जो संविधान द्वारा, अब ये संविधान होगी, ये क्या है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। अब इन संविधान से शक्ति किसको मिलेगी, संविधान से शक्ति कौन प्राप्त करेगा, कौन प्राप्त कर रहा है मेरे भाई, कौन प्राप्त कर रहा है, ये केंद्र प्राप्त कर रहा है, बोलो हाँ या ना। अच्छा नहीं समझ पाए सर, आप क्या कहना चाह रहे हो, इतना तोड़ तोड़ कर क्यों समझा रहे हो, पहले आप एक साथ समझाए होते, कोई बात नहीं, तोड़ कर नहीं समझाएंगे, पहले समझ लो उसके बाद तोड़ तोड़ कर समझाते हैं, ठीक ना। अब मैं एक लाइन बोल दे रहा हूँ, उसके बाद आपको उस चीज़ को मैं तोड़ तोड़ कर समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है मेरे भाई। तो सुनना ध्यान से मेरी बात को। देखो एकात्मक व्यवस्था में ना, शासन की सर्वोच्च सत्ता संविधान द्वारा केंद्र को प्रदान की जाती है। शासन की सर्वोच्च सत्ता जो होती है, शासन की सर्वोच्च सत्ता यानी केंद्र की बात कर रहे हैं, केंद्र को जो सत्ता वो किससे प्राप्त होती है, या संविधान से प्राप्त होती है। और जो स्थानीय और प्रादेशिक सरकारें होती हैं, स्थानीय और प्रादेशिक सरकारें होती हैं, वो अपनी स्वायत्ता, अपना अस्तित्व किससे प्राप्त करती होती हैं, ये किससे प्राप्त करेंगी, केंद्र सरकार से। नहीं समझे सर, यानी इसका मतलब क्या, देखो ध्यान समझना। अब हमने क्या कहा, कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो संविधान है यानी कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन से शक्ति कौन प्राप्त करेगा, केंद्र। अब एक केंद्र द्वारा ही इन शक्तियों को क्या होगा, इसमें दिया जाएगा, इनको शक्तियों को विभाजन किया जाएगा किसमें, यानी प्रांतीय स्तर की सरकारों को और स्थानीय स्तर की सरकारों को। मेरी बात को समझिएगा, नहीं समझा कोई बात नहीं, फिर समझो। हमने क्या कहा कि एकात्मक व्यवस्था में जो शासन की सर्वोच्च सत्ता होती, शासन की सर्वोच्च शक्ति होती है, वह संविधान द्वारा केंद्र को मिलती है। अब केंद्र अपनी इच्छा, अपनी सुविधा, अपने प्रशासनिक दृष्टि से सुविधा के आधार पर उन शक्तियों का विभाजन या उन शक्तियों का बंटवारा प्रांतीय स्तर पर और स्थानीय स्तर पर करता है। बात समझ पाए आप, बोलो हाँ या ना, ठीक ना। अच्छा इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब ये है, साफ साफ कहना चाहूँ तो, जो प्रांत हैं और जो ये स्थानीय सरकारें हैं, इन सभी को शक्ति किससे मिलती है, इन सभी को शक्ति यानी इनको और इनको, इन दोनों को शक्ति किससे मिलती है मेरे भाई, इनको मिलती है किससे, केंद्र सरकार से। इनको किससे मिलती है, केंद्र सरकार से। तो इसका मतलब क्या बताना चाह रहा है, ये तो हम भी देख रहे हैं आप, इसका मतलब ये बताना चाह रहा है इनको शक्ति संविधान से नहीं मिलती है, ठीक ना। वहीं पर तुलना कर दें, वहीं पर संघात्मक व्यवस्था में, वहीं पर संघात्मक व्यवस्था में क्या होती है, देखो
वहीं पर संघात्मक व्यवस्था में संविधान ही संविधान द्वारा ही राज्य को शक्ति दी जाती है, सॉरी, प्रांतों को भी शक्ति दी जाती है और राज्य को भी। राज्य मतलब यहाँ पर देश की बात कर रहे हैं हम, यानी ये हमारा क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा ही इसको भी शक्ति मिलती है, केंद्र सरकार को भी, और कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा ही राज्यों को भी यानी प्रांतों को भी शक्ति मिलती है। समझ पा रहे हैं आप बात? यानी जो केंद्र की इकाइयाँ हैं यानी ये राज्य हैं यानी प्रांत हैं, इन प्रांतों को शक्ति कहाँ से मिलती है? कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती है। आप कहोगे सर इसमें क्या अंतर हो जा रहा है? बहुत अंतर हो रहा है। यहाँ पर आपको दिख रहा है क्या, एकात्मकता के लक्षण दिख रहे हैं। यानी कॉन्स्टिट्यूशन सीधे शक्ति किसको दे रहा है? केंद्र को दे रहा है, और केंद्र अपनी सुविधा, अपनी इच्छा अनुसार और अपने प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से अपने उन शक्तियों का विभाजन कर रहा है प्रांतों और स्थानीय सरकारों में। लेकिन यहाँ पर यह शक्ति किसको मिल रही है? डायरेक्ट, यानी शक्ति किसको मिल रही है? डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन से केंद्र को, और किसको मिल रही है? डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन से प्रांतों को भी मिल रही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब देखो ये हुआ कि ये जो दोनों हैं यानी केंद्र और राज्य, इन केंद्र और राज्य एक दूसरे के लिए उत्तरदायित्व तो नहीं होंगे। अब कहोगे ये क्या बात हुई सर? इसका मतलब अमेरिका में केंद्र सरकार और राज्य सरकार, भाई मैं तो गुड़ बता रहा हूँ ना, गुड़ तो सुन लो। अब अमेरिका की तुलना आगे करेंगे, मैं अभी बता रहा हूँ जो, उसको सुनो ध्यान से, क्योंकि यहाँ पर क्या होंगे, ये दोनों स्वतंत्र हैं कि नहीं ये बताना। यहाँ पर केंद्र भी स्वतंत्र है और यहाँ पर प्रांत भी स्वतंत्र है। बोलो हाँ या ना? यह अपनी शक्ति के लिए किस पर निर्भर है? कॉन्स्टिट्यूशन पर। ये भी अपनी शक्ति के लिए किस पर निर्भर है? कॉन्स्टिट्यूशन पर। यानी इसका मतलब है सर, इसका मतलब है संघात्मक व्यवस्था जहाँ कहीं भी होगी वहाँ पर क्या होगा? संविधान होगा ही होगा। बोलो हाँ। वो संविधान कैसा होगा? वो संविधान लिखित होगा। बोलो हाँ या ना? क्यों लिखित होगा सर? अलिखित क्यों नहीं हो सकता है? देखो अलिखित इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इन दोनों में शक्तियों का पृथक्करण करना है, शक्तियों को बराबर बांटना, माफ करें, इन मतलब शक्तियों का बराबर कहने का मतलब इन शक्तियों को बांटना है, इनमें देना है कि यानी कि किस विषय पर कौन से प्रांत कानून बनाएंगे या फिर राज्य बनाएंगे कानून। ठीक है, किस विषय पर कौन से राज्य बनाएंगे कानून या फिर केंद्र बनाएगा कानून। तो ये इसका प्रावधान लिखना ही पड़ेगा ना, नहीं तो इन दोनों में क्या होगा? विरोध होगा। ऐसे स्थिति में किसी चीज़ पर, अब देखो याद रखना, किसी भी संघात्मक व्यवस्था वाले देशों में वहाँ पर कन्फर्म रूप से क्या होगा? एक तो लिखित संविधान होगा, गारंटी के साथ वहाँ पर लिखना ही पड़ेगा संविधान में, और क्या होगा? स्वतंत्र न्यायपालिका होगी वहाँ पर। ये बात तो क्लियर है ना, क्योंकि न्यायपालिका स्वतंत्र होगी तभी तो वहाँ पर इन दोनों में यदि कोई गतिरोध होता है, यानी इस स्तर पर सरकार पर, यानी प्रांतीय स्तर पर सरकारों पर या फिर केंद्रीय स्तर पर सरकारों में यदि कोई गतिरोध होता है, कोई मतभेद होता है, तो उसके लिए क्या चाहिए भाई? एक न्यायपालिका तो चाहिए ना। तो इसलिए यहाँ पर एक स्वतंत्र न्यायपालिका होगी। और क्या होगा और बताओ? और वो लिखित जो संविधान होगा वो कैसा होगा? सर्वोच्च होगा। ठीक ना? वो क्या होगा? वह सर्वोच्च होगा। बोलो समझ पा रहे हो कि नहीं बात आप लोग? बोलो हाँ या ना? ठीक है, गुड। ठीक है मेरे भाई, इतनी बात क्लियर हो गई ना? अच्छा सर, इसके गुण क्या होते हैं एकात्मक व्यवस्था के? देखो गुण क्या, एकात्मक व्यवस्था में सर लिखित होगा क्या? देखो एकात्मक व्यवस्था में लिखित भी हो सकता है और अलिखित भी हो सकता है। हमने क्या कहा, मेरी बात को समझिएगा। एकात्मक व्यवस्था में संविधान लिखित भी हो सकता है, अलिखित भी हो सकता है ना? ऐसे ही वहाँ पर संविधान लचीला हो सकता है या फिर कठोर भी तो हो सकता है। बोलो हाँ या ना? दोनों हो सकते हैं, मेरी बात को समझिएगा। अच्छा यहाँ पर क्या होगा? जहाँ कहीं भी एकात्मक व्यवस्था होगी यहाँ पर क्या होगा? एकल नागरिकता होगी। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? एकल नागरिकता होगी। वहीं पर यहाँ पर इस संघात्मक व्यवस्था में दोहरी नागरिकता होगी। दोहरी नागरिकता क्यों होगी? आप सभी को पता है दोहरी नागरिकता इसलिए होगी क्योंकि इस देश में, यानी माफ करिएगा, मतलब जहाँ कहीं भी संघात्मक व्यवस्था होगी उस देश में जो भी लोग रहेंगे, यानी जो भी नागरिक रहेगा इस देश में, उसको दो सरकारों के शासन में रहना पड़ेगा। दो सरकार मतलब एक तो केंद्र की सरकार और एक तो क्या, प्रांतीय सरकार के, दोनों के शासनों में रहना होगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या होंगी? दोहरी नागरिकता का प्रावधान होगा। यानी संघात्मक व्यवस्था में क्या होंगी? दोहरी नागरिकता का प्रावधान पाया जाएगा। बोलो हाँ या ना? बात समझ पा रहे हैं मेरे भाई? ठीक ना? क्लियर हो रहा है? अच्छा सर, यहाँ पर क्या होगा? सत्ता और शक्ति का एकमात्र स्रोत क्या होगा? यहाँ पर देखा जाए एकात्मक व्यवस्था में सत्ता और शक्ति का एकमात्र स्रोत किसके पास में होगा? तो इसके पास, किसके पास होगा मेरे भाई? केंद्र सरकार के पास होगा। अब कहोगे सर अभी तो यहाँ पर आपने कहा कॉन्स्टिट्यूशन होगा, हमने ये भी बताया वो लिखित हो चाहे ना लिखित हो।
जहाँ नहीं लिखित तो किसके पास होगा, तब तो वहाँ पर क्या होगा, एकात्मक होगा। अगर लिखा नहीं है तो एकात्मक है, अगर एकात्मक है तो वहाँ पर निरंकुशता के भी लक्षण पाए जा सकते हैं। बोलो हाँ या ना। हमेशा एक बात याद रखिएगा, एकात्मक व्यवस्था छोटे देशों के लिए होती है, बड़े देशों के लिए नहीं हो पाएगी वहाँ पर। ठीक ना मेरे भाई, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बात करेंगे। इससे एक सवाल भी बने हुए हैं किसी एग्जाम में कि एकात्मक व्यवस्था छोटे देशों के लिए ही लागू होती हैं, ना कि बड़े देशों के लिए। ठीक है मेरे भाई, आगे बात करने वाले। इतना क्लियर हो रहा है नहीं, ये बताओ संघात्मक व्यवस्था क्या होती है, और ये क्लियर हो रहा है कि नहीं इतना? अगर इतना क्लियर हो रहा है तो हम लोग आगे बढ़ाएं, प्लीज़ सही से बताइएगा। बोलो हाँ या ना, इतनी बात क्लियर है? क्या बात है, गुड। थोड़ी सी और चर्चा कर लें, क्या कहो तो? नहीं, नहीं समझ में, देखो हमारा क्लास ही यही चल रहा है ना, हमको समझना ही है, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझोगे तभी आप सवाल लगा पाओगे, हम सवाल कराने को करा देंगे। अच्छा, हमने क्या कहा, जो शक्ति होती है, जो इनको शक्ति मिलती है। अच्छा ये बताओ, जहाँ कहीं पर शक्तियों का विभाजन होगा, अच्छा शक्तियों का विभाजन हो रहा है ना यहाँ पर, कॉन्स्टिट्यूशन से शक्ति इसको भी मिल रही, इसको भी मिल रही, इसलिए यहाँ पर जो होगा जो इनकी विषयों की सूची बनाई जाएगी। सूची यानी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। बोलना मेरे भाई, जहाँ कहीं भी संघात्मक व्यवस्था होगी वहाँ पर तो जाहिर सी बात है कि नियमों को लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि इन दोनों में क्या हो सकता है, विवाद हो सकता है। अगर लिख देंगे तो लिख देंगे, यानी इनमें संघ में जो विषय होंगे यह केवल इस पर कानून कौन बनाएगा, संघ बनाएगा। यहाँ पर जो कानून होगा राज्य में तो वो राज्य बनाएगा, और इन दोनों पर मिलकर कानून बनाना जिस पे होगा तो वो समवर्ती सूची में रख दिया जाएगा। बोलो है ना, इतनी बातें क्लियर हो रही है? तो दोनों ही, अच्छा इसमें दोनों ही शक्ति किससे प्राप्त कर रहे हैं, दोनों ही शक्ति किससे प्राप्त कर रहे हैं? बोलो हाँ या ना, गुड, संविधान से प्राप्त कर रहे हैं। इसमें दोनों की सत्ता क्या होगी, मौलिक होती है। इसमें देखो ये क्वेश्चन कैसे बनेंगे सर, इसमें देखो ना, ये इनमें से देगा कौन सा असत्य कथन छाटिए। ठीक है, इसमें से असत्य दे दिया, हो सकता है इसमें से पूछ ले कथन कारण, तो आपको पता होना चाहिए तभी तो आप लगा पाओगे। हमने क्या कहा, दोनों की मूल शक्ति, यानी दोनों के जो अपने क्षेत्र, अपने अपने क्षेत्र में क्या होंगे, स्वतंत्र होंगे और स्वायत्त होंगे। दोनों की सत्ता क्या होगी, मौलिक होगी, क्योंकि दोनों डायरेक्ट किससे प्राप्त कर रहे हैं, इससे प्राप्त कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से। लेकिन यहाँ पर केंद्र और प्रांत, सॉरी, यहाँ पर प्रांत और स्थानीय सरकारें अपनी शक्ति किससे प्राप्त कर रही है, तो केंद्र सरकार से। यह हमेशा अपने उत्तरदायित्व के लिए, माफ करिएगा, इसमें उत्तरदायित्व की कोई बात होगी नहीं। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इसमें क्या होगा कि ये दोनों अपनी शक्ति के लिए किस पर निर्भर होंगे या आश्रित होंगे, तो ये दोनों अपनी शक्ति के लिए आश्रित होंगे किस पर, केंद्र सरकार पर। बोलो हाँ या ना, समझ पा रहे हो मेरे भाई? इसमें क्या होगा, ये दोनों जो हैं, यानी केंद्र और प्रांत जो हैं दोनों, यानी केंद्र सरकारें और प्रांतीय सरकारें दोनों संप्रभु के अधीन होंगी। कौन से संप्रभु के अधीन होंगी, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के प्रति अधीन होंगी। ठीक है, हमने क्या कहा, संघात्मक राज्यों में दोहरी शासन व्यवस्था होती। अब कहोगे संघात्मक राज्यों में दोहरी शासन व्यवस्था का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि हर एक नागरिक, यानी हर एक नागरिक किसी देश में, अगर मान लेते हैं एक देश है, ये क्या है, संघात्मक व्यवस्था वाला देश है। ठीक है, इसमें जो भी नागरिक हैं यह दो सरकारों के अधीन है। एक तो क्या हो जाएगी केंद्रीय सरकार, और तो क्या हो जाएगी प्रांतीय सरकार। बात को समझना, यानी एक व्यक्ति दो सरकारी संशासनों के अधीन रहता है। ठीक है, क्लियर है, बात समझ पा रहा है? व्यक्ति को दो सरकारों के प्रति अपनी निष्ठा और जवाबदेही होती है। ठीक है, यहाँ पर इसलिए दोहरी नागरिकता का प्रावधान पाया जाता है। बोलो हाँ या ना। अच्छा, इसकी विशेषताएं क्या होती है मेरे भाई, ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को याद रखिएगा। संघात्मक देशों की व्यवस्थाएं, विशेषताएं क्या होती हैं, तो यहाँ पर तो क्लियर हमने बात किया, क्या लिखित होंगी, लिखित के साथ साथ क्या होनी चाहिए, वो कठोर होनी चाहिए, क्योंकि उसमें लचीलापन होगा तो जाहिर सी बात है दोनों में गतिरोध हो जाएगा। ठीक है, और क्या होगा, संविधान ही सर्वोच्च होना चाहिए। यहाँ पर क्या होगा, संविधान कैसा होना चाहिए, सर्वोच्च होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, शक्तियों का विभाजन होगा। भाई शक्तियों का विभाजन होगा तभी तो और इसमें क्या होगा, स्वतंत्र न्यायपालिका होगी। इसमें क्या होगी, स्वतंत्र न्यायपालिका होगी। बोलो हाँ या ना, स्वतंत्र न्यायपालिका होगी। बात क्लियर हो रहा है मेरे भाई? ये इसके क्या है, प्रमुख यानी मेन और मुख्य लक्षण है। हमने क्या कहा, तीन लक्षण याद रखिएगा, एक, दो और तीन, इन तीनों को याद रखिएगा प्लीज और जरूर से। लिखित होंगी, संघात्मक व्यवस्था में क्या होंगी, लिखित होंगी, कठोर होंगी, सर्वोच्च संविधान होगा, और उसमें क्या होंगी, शक्तियों का विभाजन होगा, और क्या होगी, स्वतंत्र न्यायपालिका होगी। इतनी बात तो क्लियर है। ठीक है, अच्छा इसके गौण लक्षण भी हैं क्या? जी हाँ, इसके गौण लक्षण क्या हो सकते हैं, देखो यहाँ पर द्विसदनीय व्यवस्था हो सकती है। द्विसदनीय व्यवस्था, द्विसदनीय व्यवस्था मतलब, द्विसदनीय व्यवस्था यानी यहाँ पर क्या हो सकती है, एक तो उच्च सदन और निम्न सदन। अच्छा, उच्च सदन में मतलब क्या हो गया, जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है,
राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, यहाँ पर निम्न सदन यानी जनता का प्रतिनिधित्व करता है, बोलो है ना। द्विसदनीय व्यवस्था, अब कहोगे सर संघात्मक व्यवस्था में गौड़ इसके लक्षण हैं, द्विसदनीय व्यवस्था, जी हाँ, संघात्मक व्यवस्था में द्विसदनीय व्यवस्था ये गौड़ लक्षण के अंतर्गत आता है। आप कहोगे ये हम नहीं बात, मुझे बात आपकी पच नहीं रही, कोई बात नहीं। अच्छा ये बताओ, अगर ये द्विसदनीय व्यवस्था इसके प्रमुख लक्षण में होते तो बताओ ब्रिटेन में क्या है, बताओ ब्रिटेन क्या है, एकात्मक देश है, और ब्रिटेन में क्या नहीं हाउस ऑफ लॉर्ड्स है और हाउस ऑफ कॉमन्स है, इसका मतलब है ब्रिटेन में भी तो दो सदनीय व्यवस्था है, और दो सदनीय व्यवस्था वहाँ पर भी है, तो इसका मतलब है तो वहाँ पर संघात्मक व्यवस्था है, नहीं 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 नहीं, समझ पाए, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्या कि वहाँ पर क्या है, एकात्मक व्यवस्था है, और जरूरी नहीं है कि जहाँ कहीं भी द्विसदनीय व्यवस्था होगी और वहाँ पर संघात्मक व्यवस्था ही होगी, यानी उस वह देश संघात्मक ही होगा। मेरी बात को समझ पा रहे हो आप, क्लियर हो रहा है, बोलो हाँ ना, गुड, समझ पा रहे हो, गुड, क्या बात है, ऐसे ही समझना आपको, धीरे धीरे धीरे। अच्छा नहीं समझ में आएगा ना तो आप क्या करिएगा, थोड़ा सा बैक करिएगा, 3-4 बार सुन लेंगे ना भाई, कतई जहर, और आपका जीवन भर याद रहेगा वो, ठीक है। हमने क्या कहा, दोहरी नागरिकता भी होती है ना, इतनी बात तो क्लियर है। आगे अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चंस की, ठीक है मेरे भाई, इतनी बात क्लियर हुई, चलो आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, अब देखो क्वेश्चन हमारा अब शुरुआत हो रहा है, अब देखो आप कितनी तेजी से क्वेश्चन लगाने वाले हो साथियों, इसलिए कहा क्वेश्चन जरूरी था, अब मतलब इतना कॉन्सेप्ट जरूरी था भाई। क्या कराइए, सॉरी, निम्नलिखित में से किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था नहीं है। अब देखो ये पहला ही सवाल आ गया सर, अब ये तो बताया नहीं आपने कहाँ पर कौन सा है, तो अब बता देते हैं, सुन लो ध्यान से, क्योंकि आप सभी को देखो ना, पढ़ाने को आप सब बहुत बार क्वेश्चन एमसीक्यूज कर लिए हो, लेकिन हम लोग यहाँ पर कॉन्सेप्ट के साथ सीख रहे हैं, और चीज़ें एक बार इतनी अच्छे से पढ़ लेना, पूरा का पूरा आपका कॉन्सेप्ट तैयार हो जाए अच्छी तरह से, ठीक है मेरे भाई। हम बात करने वाले एकात्मक व्यवस्था वाले देश, यानी एकात्मक शासन व्यवस्था किन किन देशों में पाई जाती है, तो आपको लिखना है, मैं तो एब्रीवेशन फॉर्म में लिखूंगा लेकिन आपको पूरी तरह से लिखना है, ठीक ना मेरे भाई। हमने क्या कहा, देखो ब्रिटेन, ब्रिटेन में पाया जाता है, फ्रांस में पाया जाता है और इटली में पाया जाता है। ब्रिटेन फ्रांस इटली में पाया जाता है कौन सी व्यवस्था, एकात्मक व्यवस्था। वहीं पर देखा जाए तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क, और हालांकि बेल्जियम भी था, बेल्जियम लेकिन 1993 के बाद, मुझे लगता है वो 1993 ही था आई थिंक, उसके बाद वहाँ पर संघात्मक व्यवस्था हो गया ब्रिटेन में, सॉरी बेल्जियम में, ठीक है मेरे भाई। आगे बात करते हैं मिस्र, जैसे मिस्र क्या है, मिस्र में भी एकात्मक व्यवस्था है। आप कहोगे सर ऐसे हमको कब तक याद रहेगा, भाई हम तो बोल रहे हैं ना, आप लोग लिखते रहिएगा, मैं 3-4 बार बोलूँगा अभी तो आपको याद हो जाएगा। हम बात करेंगे सऊदी की, सऊदी हो गया चाहे तुर्की हो गया, यहाँ पर कौन सी व्यवस्था है मेरे भाई, यहाँ पर एकात्मक व्यवस्था है, कैसी व्यवस्था है, एकात्मक व्यवस्था है। और न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड में भी क्या है, एकात्मक शासन व्यवस्था है, ठीक है मेरे भाई। और यहाँ पर बात करते हैं, आप लोगों ने नाम सुना होगा बांग्लादेश, बांग्लादेश और श्रीलंका, श्रीलंका की बात करते हैं, बांग्लादेश और श्रीलंका में भी क्या है, यहाँ पर भी एकात्मक शासन व्यवस्था है, ठीक है मेरे भाई। अब बात करेंगे यहाँ पर चाइना, चाइना हो चाहे जापान हो, यहाँ पर भी कैसी व्यवस्था है, यहाँ पर भी क्या है, एकात्मक शासन व्यवस्था। और बात कर लेते हैं क्यूबा की, सर कितने देश हैं, सर इतने ही देश हैं, इतने ही देश आप अगर याद रखते हो, देखो अब कहोगे सर संघात्मक, देखो अगर आप एक याद रख लोगे ना, देखो हमने क्या कहा था आपको, एकात्मक और संघात्मक एक साथ पढ़ोगे, जब आपको एकात्मक याद हो गया तो जाहिर सी बात है, तो उसमें जो ऑप्शन में देगा संघात्मक वो तो अपने आप हट जाएगा, जो संघात्मक वाला देश होगा वो अपने आप हट जाएगा, बोलो हाँ या ना, बात समझ पा रहे हो, तो समझो हमने क्या कहा, ऐसे ये क्या था, ब्रिटेन फ्रांस इटली, फिर से बोल रहे हैं ध्यान से लिख लीजिएगा जरूर से, ब्रिटेन फ्रांस इटली, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क। अब कहोगे सर ये वो कौन से देश थे ये, आई थिंक इसे ही कहते हैं क्या, नॉर्डिक देश, जो भी होंगे आप लोग लिख लीजिएगा, नॉर्डिक देश यही है शायद, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, ठीक है, ये नॉर्डिक देश में आते हैं। देखो ये क्यों बनाया मैंने इस तरीके से, ये डिज़ाइन किया है ताकि आपको याद रहे, जैसे मैं याद किया हूँ, BFI यानी ब्रिटेन फ्रांस इटली, ब्रिटेन फ्रांस इटली, ये सभी कैसे देश हैं, ये यूरोपीय देश, हालांकि यूरोपीय तो क्या ये नहीं है, ये भी तो यूरोपीय हैं, ये भी यूरोपीय हैं, यानी यूरोपीय देशों में आपको ये याद रखना है। यूरोपीय महाद्वीप, यूरोपीय महाद्वीप में आपको कितने देश याद रखने हैं, 4 ये 3 ये, 7 देश यूरोपीय महाद्वीप में आपको याद रखने हैं मेरे भाई। हमने क्या कहा, 7 देश ऐसे हैं जो यूरोपीय महाद्वीप में स्थित हैं, और वे क्या हैं, वे एकात्मक शासन व्यवस्था वाले देश हैं। कौन कौन से हैं, ब्रिटेन फ्रांस इटली, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, ठीक ना मेरे भाई। हमने क्या कहा, ब्रिटेन फ्रांस इटली, 3-4 बार बोलोगे, ब्रिटेन फ्रांस इटली, ब्रिटेन फ्रांस इटली, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, ठीक है मेरे भाई।
ये याद हो गया। कौन से ये देश हैं? ये यूरोपीय महाद्वीप में स्थित देश हैं। ठीक है मेरे भाई, आगे बात करते हैं। ये मिस्र। अफ्रीका में केवल, अफ्रीका महाद्वीप का केवल एक ही देश, याद रखिएगा, अफ्रीका महाद्वीप में केवल एक ही ऐसा देश है जहाँ पर एकात्मक व्यवस्था है, वो कौन सा है? तो मिस्र है, याद रखिएगा। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं, याद करने के लिए मैं पॉइंट बता रहा हूँ आपको। सऊदी सऊदी अरब और तुर्की, आप सभी को पता है ये मिडल ईस्ट कंट्री, मिडल ईस्ट कंट्री, आपने अगर ज्योग्राफी का मेरा क्लास देखा होगा तो आपको पता होगा मिडल ईस्ट कंट्री कौन से होते हैं, मिडल ईस्ट कंट्री क्यों कहा जाता है, तो आपको उसमें देखने को मिल गया होगा, तो कोई बात नहीं, आप समझ जाओ। मिडल ईस्ट कंट्री में सऊदी अरब और तुर्की, ये एक ऐसे देश हैं जहाँ पर एकात्मक शासन व्यवस्था होती है। ये क्या है? न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड कहाँ पर है? ये आप सभी को पता है, ओशनिया महाद्वीप, ओशनिया महाद्वीप, हालांकि बुक्स में दे रखा है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जैसा कुछ नहीं होता है, ये ओशनिया महाद्वीप होता है। ओशनिया महाद्वीप का एक बड़ा देश होने के नाते ऑस्ट्रेलिया के ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कह दिया जाता है। ठीक है, ओशनिया महाद्वीप का एक छोटा सा देश है न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया के बगल में ही है। ये से ये ऑस्ट्रेलिया ना, ये देखो ऑस्ट्रेलिया है, तो यहीं पर एक छोटा सा देश क्या है? ये न्यूजीलैंड है। ठीक ना, यहीं पर ऑस्ट्रेलिया क्या है? ये ऑस्ट्रेलिया में क्या है? ये ऑस्ट्रेलिया में संघात्मक शासन व्यवस्था है, और उसके पड़ोसी में क्या है? ये इसके पड़ोसी में एकात्मक शासन व्यवस्था है। बोलो है ना, क्लियर हुआ? यानी न्यूजीलैंड कहाँ पर है? ये ओशनिया महाद्वीप का एक छोटा सा देश है, यहाँ पर क्या है? एकात्मक व्यवस्था है। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर क्या है? बांग्लादेश, श्रीलंका। अब देखो ये कैसे याद रखोगे? देखो ये भारत है, भारत के इस हिस्से में क्या है? ये बांग्लादेश है, और श्रीलंका कहाँ पर? इस हिस्से में है। इसका मतलब क्या? बंगाल की खाड़ी में, यानी ये दोनों जो देश हैं, बंगाल की खाड़ी में स्थित जो दोनों देश हैं, यहाँ पर क्या व्यवस्था है? बांग्लादेश और श्रीलंका में क्या है? एकात्मक शासन व्यवस्था है। बोलो हाँ या ना? बात क्लियर हो रही है मेरे भाई? याद कराने के लिए मैं पॉइंट, हालांकि मैपिंग कर सकता था, लेकिन ये हमारा ज्योग्राफी का क्लास चला जाता है, इसलिए यहाँ पर मैपिंग करना उतना ठीक नहीं है। लेकिन मैंने कैसे याद रखा है? तो ये मैंने मैपिंग से याद रखा है, इसलिए मुझे याद है। आप सभी प्लीज़ ऐसा कुछ याद कर लें, या फिर आप ऐसे ही याद कर पाओ तो ऐसे ही याद कर लो। ठीक है, यानी ये एशिया में स्थित देश हैं। एशिया के स्थित देश है क्या? एशिया में ये नहीं है सर, एशिया में ये भी है, लेकिन ये भारत के पड़ोसी देश हैं, इसलिए इसको ज़्यादा थोड़ा सा वरीयता देकर मैंने याद कर लिया हुआ इस तरीके से। ठीक है, आप भी याद कर लोगे, कोई बात नहीं। चीन जापान, ये चाइना के साथ जापान याद रखो, चाइना जापान एक साथ याद रखो। आप सभी को पता है चाइना पर आक्रमण किया था जापान, हालांकि कहानी हो जाएगी लंबी। चाइना जापान एक साथ याद रखो, ये क्या है? यहाँ पर एकात्मक शासन व्यवस्था है। क्यूबा, क्यूबा का वही फिदेल कास्ट्रो वाली कहानी याद रखो, क्यूबा मिसाइल संकट 1962, याद आया कुछ? हाँ फिदेल कास्ट्रो, हाँ गुड, क्या बात है। ऐसे क्यूबा मिसाइल संकट। ठीक है, क्यूबा यानी कैरिबियाई देश है, अमेरिका जो है ना, आप नॉर्थ अमेरिका देखा होगा, ये नॉर्थ अमेरिका है ना, ऐसा कुछ, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये कुछ ऐसा नॉर्थ अमेरिका में, यहाँ पर जो छोटे छोटे देश हैं कैरिबियाई देश कहे जाते हैं इन्हें। ठीक है, कैरिबियन कंट्री, जमैका हो गया, जमैका हो गया, चाहे ये क्या नाम है उसका, क्यूबा हो गया, ये सभी देश कहाँ पर हैं? इसी देशों में, इन्हीं इन्हीं जगह स्थित हैं। तो क्यूबा एक ऐसा देश है जहाँ पर क्या है? एकात्मक शासन व्यवस्था। बोलो हाँ यार, याद हुआ कि नहीं? क्या बात है, गुड। तो हमने क्या देखा कि ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, ब्रिटेन ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, और मिस्र, सऊदी अरब, तुर्की, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश, श्रीलंका, चीन, जापान, क्यूबा। जिस तरीके से मैंने याद रखा है उसी तरीके से आप भी याद रख लो। नैया पार, हाँ, जस्ट जोकिंग ब्रो। ये कौन सी हंसी थी सर? रावड़ों वाली। कोई बात नहीं, मज़ा आया साथियों? याद हो रहा है नहीं? ये बताओ, वो सब थोड़ी सी मजाक वाली चीज़ें थी, बस इतना बताओ, मज़ा आ रहा है कि नहीं मज़ा आ रहा है? बताओ, चीज़ें कुछ समझते आ रहे, कुछ तो आ रहे होंगे मेरे भाई, कुछ तो फ़ायदा हो रहा होगा। अरे कैसे नहीं होगा? 2 बार देखोगे, 3 बार देखोगे, 4 बार देखोगे, क्लियर हो जाएगा मेरे भाई। कुछ भी टफ नहीं है, ठीक ना? यदि आप किसी चीज़ में समय देंगे तो वो आपका समय बेहतर होगा। आप ये बात नहीं समझे? देखो, जिस भी चीज़ में आप अपना समय देंगे, आप उस काम में महारत हासिल कर लेंगे। क्या बात कहे सर, वाह 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 वाह, क्या बात है, मज़ा आ गया सर। अरे कहने की बात नहीं, इसको समझने की बात है। समझना क्या है? यदि किसी भी चीज़ में आप जितना समय देते होंगे, उस काम में आपको दक्षता हासिल होने लगता है। जैसे आप अगर कभी किसी सब्जेक्ट से प्रेम नहीं किए होंगे, तो आप उस सब्जेक्ट में धीरे 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 थोड़ा समय देते जाएं, समय देते जाएं, और देखेंगे एक दिन आपका वह सब्जेक्ट बहुत ही प्रिय, एकदम प्रिय सब्जेक्ट हो जाएगा। आप उस सब्जेक्ट में जीने लगेंगे। अच्छा, ये चीज़ें किसी भी हो सकती है, किसी गेम में आप देखिए, कोई क्रिकेट हो, कोई खेल हो, या फिर किसी ऐसे जगह किसी अपने दोस्त में अपना समय दीजिए, देखिए आपका वो दोस्त फेवरेट होता जाएगा। ठीक ना मेरे भाई?
और कभी कभी क्या होता है, किसी चीज़ में अगर ज़्यादा समय दे देते हैं तो वो तकलीफ भी बहुत देता है, बोलो हाँ या ना। किसी ऐसी चीज़ में अगर आप समय बहुत ज़्यादा दे दिए तो वो खास करके तकलीफ भी बहुत ज़्यादा देता है। क्यों? अब देखो, अब जब जैसे देखो ना क्या होता है किसी चीज़ में, यानी अगर पॉलिटिकल साइंस से मान लेते हैं, पॉलिटिकल साइंस में आप बहुत ज़्यादा समय दे दिए तो बाकी का सब्जेक्ट आपको क्या हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। और आजकल के एग्ज़ामों में केवल एक सब्जेक्ट से आपका काम होने वाला नहीं है ना। तो इसलिए भाई इस पे 60% समय दे रहे हो तो उस पर 40% भी दो, ठीक ना। अगर अपने दोस्त में 40% का समय, सॉरी 60% का समय दे रहे हो तो 40% पढ़ाई पे भी दे दो। हाँ, कहीं उल्टा बोल दिया क्या? हाँ, जैसे ही मन करे भाई आपका उतना समय दो, आप पूरा 100% उसी पर दो, चाहे। हम्म, समझ गए, क्या बात है, गुड। आगे बात करते हैं मेरे भाई। थक गए यार, क्या बात है, अरे सर पहले ही क्वेश्चन में थक गए आप। जब आप ही थक गया रहो तो फिर हमारी क्या। आगे बात करते हैं, चलो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस देश में संघीय शासन व्यवस्था है, बताओ। अब हमने क्या कहा था, अभी आपको याद आया ना। केवल एक याद रख लोगे आप, केवल एकात्मक याद रख लिए ना, फिर भी आपका काम चल जाएगा। ऐसे ही जब आपको संसदात्मक और अध्यक्षात्मक बताएंगे ना, संसदात्मक अध्यक्षात्मक, तो वहाँ पर भी, सॉरी, वहाँ पर भी केवल एक देश, मतलब संसदात्मक वाला देश याद करवा लेंगे या फिर अध्यक्षात्मक वाला देश याद करवा लेंगे, तो आपका दोनों काम हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर बताओ, आपने एक याद कर लिया, अभी एकात्मक वाला याद कर लिया, तो बताओ, अब बताओ, चीन जापान हमने पढ़ा एक साथ में, तो ये क्या होगा सर, यहाँ पे एकात्मक व्यवस्था है। सर ब्रिटेन फ्रांस इटली आपने बताया था, तो इटली क्या है, ये हो गया। बेल्जियम, देखो बेल्जियम में क्या है, संघीय शासन व्यवस्था है, लेकिन ये पुराना क्वेश्चन होने के नाते, या फिर जो जहाँ कहीं से भी इसने डेटा निकाला हो, तो बेल्जियम नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा इसका आंसर, मलेशिया। मलेशिया में क्या होगा, संघीय शासन व्यवस्था है, ठीक ना मेरे भाई। बेल्जियम, हालांकि पहले ये पुराना क्वेश्चन होगा आई थिंक, तो इसने ऑप्शन में ये दे रखा, हालांकि कोई बात नहीं है, इसका आंसर क्या होगा, ये होगा, ठीक है, याद रखिएगा। बेल्जियम में अब देखा जाएगा तो वहाँ पर संघात्मक व्यवस्था है, ठीक है, ये ऑप्शन गलत दे दिया, कोई बात नहीं। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, संघीय शासन व्यवस्था में प्रायः निम्न की आवश्यकता होती है, बताओ। हमने अभी लक्षण बात कर लिया था, बताओ, लिखित संविधान होंगे, शक्ति का विभाजन होगा। जी हाँ, बिल्कुल यही तो होना चाहिए, लिखित संविधान चाहिए। संघीय व्यवस्था में क्या होता है, लिखित संविधान हो और क्या हो, शक्तियों का विभाजन हो, संघ, राज्य और समवर्ती सूची में, ठीक है। और अवशिष्ट शक्तियाँ क्या होंगी, अवशिष्ट शक्तियों के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। चलो बताओ, अवशिष्ट शक्तियाँ जो होंगी वो क्या होंगी। अमेरिका में अवशिष्ट शक्तियों पर कानून कौन बनाएगा, अमेरिका में अवशिष्ट शक्तियों पर कानून कौन बनाता है, राज्य बनाता है। लेकिन वहीं पर देखा जाए भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ किस में निहित हैं, वो भाई केंद्र सरकार में निहित हैं, बोलो हाँ या ना। अब कहोगे सर भारत में भी संघात्मक व्यवस्था है, अमेरिका में भी संघात्मक व्यवस्था है, तो यहाँ पर अवशिष्ट शक्तियाँ राज्य के पास चली गई, यहाँ पर किसके पास चली गई, केंद्र के पास चली गई, बोलो हाँ या ना। एक्चुअल में होना किसके चाहिए। अब भाई ये तो सोचनीय विषय है, इस पर हम चर्चा करेंगे फिर कभी, ठीक ना मेरे भाई, याद रखिएगा। और कनाडा से भारत का संघात्मक व्यवस्था लिया गया है, इसलिए कनाडा में क्या है, केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियाँ, इसलिए भारत में भी क्या है, केंद्र के पास है सभी अवशिष्ट शक्तियाँ, बोलो हाँ या ना। बात तो क्लियर हो रही है मेरे भाई। संघीय व्यवस्था में प्रायः निम्न में से आवश्यकता पाई जाती है, बताओ इसकी होगी, ठीक है। यहाँ पर लिखित संविधान, संसदीय संप्रभुता नहीं, संसदीय संप्रभुता नहीं होती, ऐसा कुछ मौलिक अधिकार, ये नहीं, इसके मुख्य लक्षण क्या है, ये है, ठीक है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, द्विसदनवाद। द्विसदनवाद क्या बात है, द्विसदनवाद निम्नलिखित शासन प्रणालियों में किस एक की अनिवार्य विशेषता है। अब देखो, अध्यक्षात्मक व्यवस्था, संघात्मक व्यवस्था, संसदात्मक व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था। देखो अब यहाँ पर मैं गलत साबित होने जा रहा हूँ, बोलो है ना। अभी सर आपने क्या कहा, द्विसाधनात्मक व्यवस्था संघात्मक व्यवस्था के मुख्य लक्षण नहीं होते हैं, आपने ये कहा। हमने कहा जी हाँ, हमने तो यही कहा। द्विसदनात्मक व्यवस्था जो है ये संघात्मक व्यवस्था के क्या होते हैं, ये मेन लक्षण नहीं, यानी मुख्य लक्षण नहीं है, फिर क्या है, ये गौड़ लक्षण है। क्यों? तो इसका आंसर क्या होगा सर, इसका आंसर होगा क्या, क्या होगा, संघात्मक व्यवस्था होगा, बोलो हाँ ना, संघात्मक व्यवस्था ही तो होगा, हाँ संघात्मक व्यवस्था ही तो होगा। और इसकी अनिवार्य विशेषता, अब इसमें तो अनिवार्य विशेषता करके दिखा रहा है, भौकाल बना रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, संघात्मक व्यवस्था। लेकिन संघात्मक व्यवस्था में देखो क्या होता है ना, हमने ऊपर देख लिया, क्योंकि संघात्मक व्यवस्था अगर आप कहते हो कि संघात्मक व्यवस्था के मुख्य लक्षण में द्विसदनात्मक व्यवस्था को लेंगे, आप द्विसदनीय व्यवस्था को लेंगे, तो द्विसदनीय व्यवस्था बताओ ब्रिटेन में भी तो है ना। ब्रिटेन में भी तो क्या है, ब्रिटेन में तो आप सभी को पता है ना कि हाउस ऑफ लॉर्ड है, हाउस ऑफ कॉमन्स है, द्विसदनीय व्यवस्था तो वहाँ पर भी है। तो इसका मतलब है ब्रिटेन में क्या संघात्मक व्यवस्था है, नहीं ना, तो फिर बोलो है ना, बोलो है ना, बात समझ पा रहे हो, गुड।
क्लियर है ना मेरे भाई? गुड, आगे बात करते हैं ना। इसका मतलब आंसर क्या होगा? ये होगा। पांचवा, किसने संघात्मक सरकार की परिभाषा इस प्रकार दी कि एक संघात्मक राज्य एक ऐसे राजनीतिक उपाय के अतिरिक्त कुछ नहीं है जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकता तथा राज्य के अधिकारों में मेल रखना है? बताओ इसका क्या होगा आंसर? एकात्मक सरकार की परिभाषा दी इसने, एकात्मक राज्य एक ऐसे राजनीतिक उपाय के अतिरिक्त कुछ नहीं है जिसका राष्ट्रीय एकता और राज्य के अधिकारों में मेल रखना है। बताओ। हालांकि ये कथन है, ये कथन किसका है मेरे भाई? याद रखिएगा, ये कथन है ए बी डायसी का, अलेक्जेंडर डायसी का, मतलब ए बी डायसी का, याद रखो। अच्छा, एक कहना क्या चाह रहे सर? संघात्मक सरकार की परिभाषा इस प्रकार दी कि एक संघात्मक राज्य एक ऐसे राजनीतिक उपाय के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। यानी ये क्या कहते हैं, इनकी नज़र में संघात्मक व्यवस्था क्या है? राजनीतिक उपाय है जिसके तहत राष्ट्रीय एकता, इनका उद्देश्य क्या होता है? राष्ट्रीय एकता तथा राज्य के अधिकारों में मेल रखना। अब कहो, बताओ। अच्छा, जो संघात्मक व्यवस्था यानी संघात्मक होगा, केंद्र होगा, यानी समझिएगा केंद्र और राज्य होगा। संघात्मक व्यवस्था में केंद्र और राज्य होता है, बोलो है ना? केंद्र और अच्छा, जो ये होगा यानी जो केंद्र होगा यह कानून ऐसा बनाएगा जिसमें राष्ट्रीय एकता और संप्रभुता का पूरा केस में हो, निहित हो। यानी ये जो भी कानून बनाएगा वह राष्ट्रीय एकता को देखते हुए बनाएगा। लेकिन ये जो कानून बनाएंगे, यानी ये जो कानून बनाएंगे ये अपने अपने राज्यों के लिए बनाएंगे ना, यानी राज्य के अपने अपने अधिकार होंगे, ये अपने यहाँ कानून अपने नागरिकों के लिए बनाएंगे। तो इसी के बीच में क्या है? समन्वय, यानी इसके और इसके बीच में, अधिकारों के बीच में मेल रखने की बात कर रहा है, यानी इनके बीच में समन्वय, कोऑर्डिनेशन की बात कर रहा है ये। ठीक है, ए बी डैसी। आगे बात करा जाए। क्वेश्चन नंबर 6, संघात्मक व्यवस्था में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन किसके द्वारा होता है? संघात्मक व्यवस्था में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन अभी हम जस्ट देखा, बताओ किसके द्वारा होगा? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, संविधान द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, उपरोक्त किसी के द्वारा नहीं? बताओ। हमने जस्ट आपसे ऊपर बात किया था, संघात्मक व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किसके द्वारा हो जाता है? संविधान द्वारा, क्योंकि संविधान ही इन दोनों को शक्ति देती है, केंद्र को भी देती है, राज्य को भी देती है, बोलो है ना? यानी संविधान ही केंद्र को देगी शक्ति और राज्य को भी देगी शक्ति, और इनमें शक्तियों का स्पष्ट रूप से लिख देगी। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा रहता है कि नहीं, केंद्र स्तर पर कौन कानून बनाएगा और इसमें कौन कौन से विषय होंगे, ऐसे ही राज्य स्तर पर कानून बनाने के लिए उनमें कौन कौन विषय होंगे। ये डायरेक्ट विभाजन संविधान द्वारा हो जाता है। तो इसलिए इनमें क्या होता है? गतिरोध होने की उम्मीद कम होती है। अगर होती भी है तो वो कहाँ, उसके लिए क्या हो जाएगा? स्वतंत्र न्यायपालिका है अपने पास। ठीक है मेरे भाई, समझ गए? क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है? संघात्मक शासन व्यवस्था किसे विशेषज्ञ माना जाता है? बताओ। याद रखिएगा मेरे भाई, संघात्मक शासन व्यवस्था, जो संघात्मक शासन व्यवस्था होती है, इसके विशेषज्ञ कौन है? के.सी. वियर। याद रखिएगा, के.सी. वियर। इन्होंने पीएचडी कर रखा है संघात्मक व्यवस्था पे। याद रखिएगा, संघात्मक व्यवस्था का राजा कौन है? संघात्मक व्यवस्था का राजा मतलब इन्होंने सबसे ज़्यादा इस पर अपना पढ़ाई किया हुआ है, पीएचडी कर रखा हुआ है। ठीक ना, याद रखिएगा ये बात। कभी ना आए आपको तो आप ऐसी स्थिति में इनके तरफ जा सकते हैं, संघात्मक व्यवस्था से अगर प्रश्न है तो। ठीक है मेरे भाई। अच्छा, के.सी. वियर के बारे में कुछ बता दें क्या? देखो, इन्होंने ही भारत को अर्धसंघात्मक राज्य कहा। इन्होंने क्या कहा? ये भारत को क्या मानते हैं? ये भारत को अर्धसंघात्मक राज्य का दर्जा देते हैं। भारत कैसा देश है? अर्धसंघात्मक देश है। लिख देना चाहिए मुझे लगता है ना? आप लोग कहते हो सर लिखते नहीं आप, अर्धसंघात्मक है, या फिर क्योंकि हम लिखते हैं ना तो आपके पास भी मौका मिल जाता है। अगर मैं ना लिखूं, केवल बोलता रहूं, तो आप लोग अरे ठीक है याद हो गया, याद हो गया, सुन लिए तो याद हो गया। नहीं भाई, सुनने से याद होता तो आप तो अब तक तो बहुत कुछ याद कर लिए होते। नहीं, लिखने से भी याद होता है। ठीक है मेरे भाई, हमने क्या कहा? के.सी. वियर ने भारतीय व्यवस्था को, भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्धसंघात्मक कहा। ठीक है, और इनका एक प्रमुख कथन है, वो याद रखिएगा मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट कथन है। व्यवस्थापिका जो है, व्यवस्थापिका जनता के शिकायतों की समिति है। व्यवस्थापिका जनता के शिकायतों की समिति है। ये किसने कहा है? तो ये पीवाईक्यूज में आप देखा होगा, अगर आप लोगों ने प्रश्न देखा होगा तो पीवाईक्यू में पूछा हुआ ये सवाल है। पीवाईक्यूज मतलब आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में दे रखा है ये। व्यवस्थापिका जनता के शिकायतों की समिति है, के.सी. वियर कहते हैं ये बात। ठीक ना मेरे भाई, याद रखिएगा ये पॉइंट। और कुछ है क्या? जी हाँ, इनकी एक प्रमुख बुक है, वो बुक याद रखिएगा। कौन सी बुक है वो? मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन। मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन, मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन। ये किसकी बुक है? ये नहीं की है। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, याद आ रहा है तो मैं बता ही दे रहा हूँ यहाँ पर। देखो, अगर किसी भी आपको स्टेटमेंट में, किसी भी स्टेटमेंट में यदि सामान्य सरकार
सामान्य सरकार या फिर वहाँ पर प्रादेशिक सरकार, सॉरी या नहीं कहना चाहिए, प्रादेशिक सरकार और सामान्य सरकार, प्रादेशिक सरकार और सामान्य सरकार जैसी शब्दावली का प्रयोग होता है तो वह किसका कथन होगा? याद रखिएगा केसीवियर का कथन होगा। ये आपके लिए ट्रिक हो सकता है, ठीक है। क्योंकि सामान्य सरकार क्या होती है, इन्होंने केंद्र सरकार को सामान्य सरकार कहा और प्रांतीय सरकारों को यानी केंद्र की इकाई घटकों को इन्होंने प्रादेशिक सरकार कहा, ठीक ना मेरे भाई। हमने क्या कहा? सामान्य सरकार मतलब क्या? केंद्र सरकार, और प्रांतीय सरकार का मतलब क्या? प्रादेशिक सरकार। क्लियर है मेरे भाई? यानी सामान्य सरकार और प्रादेशिक सरकार जैसे शब्दावली का प्रयोग किसने किया है? केसीवियर ने किया है, ठीक है मेरे भाई, याद रखिएगा। और इरेज कर दें इसको, ठीक है मेरे भाई। बात तो समझ पा रहे हैं ना? अच्छा, यहाँ पर बात करते हैं स्ट्रॉन्ग की, सेफ स्ट्रॉन्ग की बात कर लेते चलो। अच्छा, इनके बारे में क्या ही जानते हो? देखो, इनका बहुत फेमस कथन है क्या? संविधानवाद व संविधान में अंतर नहीं मानता। हालांकि ये तो सबको पता है, संविधान व संविधानवाद में अंतर नहीं ये संविधान व संविधानवाद में अंतर नहीं मानते हैं। संविधान व संविधानवाद में अंतर नहीं मानते हैं। ये भी पूछा गया सवाल है पीजीटी में, आप पीवाईक्यू देखोगे उसमें मिल जाएगा। और सीएफ स्ट्रॉन्ग से कथन ये है, संविधान उन नियमों को कहते हैं जो सर्वोच्च सरकार की रूपरेखा निर्धारित करती है। मेरे भाई याद रखिएगा, संविधान उन नियमों को कहते हैं, जो सर्वोच्च सरकार की रूपरेखा तैयार या कह लो निर्धारित करते हैं। मेरे भाई तैयार कर लो या निर्धारित कर लो, जो भी कह लो, वॉट यू विल फील कनेक्टेड विद, निर्धारित करते हैं, ठीक है मेरे भाई। हमने क्या कहा? संविधान उन नियमों को कहते हैं जो सर्वोच्च सरकार द्वारा उसकी रूपरेखा तैयार की जाती है, ठीक ना मेरे भाई। ये भी पीवाईक्यूज का है, ये भी क्या है आपका प्रश्न पूछा जा चुका है पीवाईक्यूज में, आप देख सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ पर बात करते हैं फाइनर की। बताओ फाइनर से संबंधित कोई चीज़। देखो, फाइनर के बारे में याद रखना ये बात कि फाइनर जो है ना, ये संविधान को शक्ति संबंधों की आत्मकथा मानते हैं। संविधान को शक्ति संबंधों की आत्मकथा मानते हैं, ठीक है मेरे भाई। क्लियर हो रहा है? बोलो है ना? प्लीज़ आप सभी लोग पेन एंड कॉपी जरूर लेकर बैठिएगा और इसको जरूर लिख लीजिएगा मेरे भाई, ठीक है। इरेज कर दे बाबू, ओके गुड, माफ़ करिएगा वो गलती से निकल गया बाबू। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें। सरकार की निम्नलिखित व्यवस्थाओं में से द्विसदनवाद किसकी अनिवार्य विशेषता है? बताओ, द्विसदनवाद, अभी तुमने जस्ट इस पर देखा, अनिवार्य विशेषता किसकी है? यह संसदीय शासन व्यवस्था की, अध्यक्षीय, एकीक, और बताओ ये किसकी है? संघात्मक व्यवस्था की, ठीक है। प्रश्न के हिसाब से आंसर देना होता है मेरे भाई, तो यही बताया, जिसमें कोई और बेस्ट ऑप्शन है नहीं तो यही उसका आंसर सही होगा, ठीक है मेरे भाई। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है मेरे भाई? ये पॉइंट बढ़िया है कि संघवाद का आदर्श रूप अथवा अभिष्ट रूप है क्या? द्वैत संघवाद, सौदेबाजी का संघवाद, नव संघवाद या सहकारी संघवाद? बताइएगा क्या होगा इसका आंसर। संघवाद का आदर्श स्वरूप, मेरे भाई आप लोग थोड़ा सोचिए, मैं पानी पी लेता हूँ थोड़ा सा, एक गुड प्लीज। ओम नमः शिवाय। शाम सदाशिव, शाम सदाशिव, शाम सदाशिव। संघवाद का आदर्श रूप क्या है बताओ? द्वैत संघवाद है, सौदेबाजी का संघवाद है, या फिर नव संघवाद है, या फिर सहकारी संघवाद है? मेरे भाई देखो, पहली बात तो संघवाद के कई प्रकार होते हैं मेरे भाई, संघवाद के कई प्रकार होते हैं। जैसे देखा जाए तो कार्यकारी संघवाद होता है, राजकोषीय संघवाद होता है, समवर्ती संघवाद होता है, सम विषम संघवाद होता है, सौदेबाजी का संघवाद होता है, ठीक ना, नव संघवाद होता है, अर्ध संघवाद होता है, द्वैत संघवाद होता है, सहकारी संघवाद होता है, राजकोषीय संघवाद होता है, और राज्य केंद्रित संघवाद होता है। मेरे भाई बहुत सारा संघवाद होता है, संघवाद के ढेरों प्रकार हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो आपने सोच लिया आपका उत्तर क्या है? बताओ, मन में तो बता दो, कोई बात नहीं। क्या होगा आपका आंसर? मुझे पता है आपका आंसर ये होगा, सहकारी संघवाद, क्योंकि आपको लगता है कि आपने ये सुना है, जग सुना सुना लागे लागे कोई फ़ोन आ रहा है, एक मिनट साथियों, फ़ोन आ गया।
ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, बाद में करते हैं। हाँ ठीक है, हम बात करते हैं यहाँ पर, इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई? सहकारी संघवाद। क्या होगा इसका? सहकारी संघवाद। सहकारी संघवाद होगा। तो इसको समझने से पहले हम एक एक ऑप्शन को समझ लेते हैं। द्वैत संघवाद एक्चुअल में होता क्या है? देखो, द्वैत संघवाद जो होता है ना, ये आप सभी को पता होना चाहिए द्वैत संघवाद क्या होता है। देखो, द्वैत संघवाद में यानी डुअल फेडरलिज्म कहते हैं इसको इंग्लिश में, डुअल, या फिर कह लो इसको दोहरा संघवाद। डुअल कह लो या फिर इसको कह लो दोहरा संघवाद। देखो इसमें क्या होता है, इसमें जो संविधान है ना, ध्यान समझिएगा, इसमें जो संविधान है, ये संविधान जो है राज्य को और प्रांतों को शक्ति तो संघवाद है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर क्या होगा, केंद्र और राज्य को शक्ति किससे मिलेगी? कॉन्स्टिट्यूशन से मिलेगी, ठीक है। लेकिन इन दोनों में क्या होता है, कोई समन्वय नहीं, यानी केंद्र और राज्यों के बीच में समन्वय नहीं पाया जाता है। इसमें अंतर्निर्भरता नहीं पाई जाती है, अंतर्निर्भरता नहीं पाई जाती है। इसमें सहयोग नहीं होता है, यानी केंद्र और राज्यों के बीच में सहयोग नहीं होगा। मेरे भाई समझ पा रहे हो बात आप? बोलो है ना? यानी इसमें केंद्र और इन सभी राज्यों के बीच में सहयोग की स्थिति नहीं पाई जाती है। किसमें? जहाँ कहीं भी दोहरा संघवाद या द्वैत संघवाद पाया जाता है, वहाँ पर की बात कर रहे हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें केवल और केवल स्वतंत्रता पर बल दिया जाता है। इसमें क्या होता है? स्वतंत्रता पर बल दिया जाता है। समझ पा रहे हैं बात आप? इसमें समन्वय अंतर्निर्भरता के स्थान पर स्वतंत्रता पर बल दिया जाता है। क्लियर हुआ? जैसे देखा जाए ना, तो स्टार्टिंग में जो अमेरिका था ना, अमेरिका में स्टार्टिंग में दोहरा संघवाद था, लेकिन बाद में हालांकि वहाँ पर भी सहकारी संघवाद है। हालांकि हर जगह अब संघवाद लगभग जहाँ कहीं पर भी लोकतंत्रात्मक देश है वहाँ पर क्या है, सहकारी संघवाद है। लगभग की बात कर रहे हैं हम। द्वैत संघवाद समझ गए, यानी क्या हुआ, यानी संविधान द्वारा केंद्र और राज्य को शक्ति होती है, दी जाती है, लेकिन इन दोनों में यानी राज्यों और केंद्र में कोई सामंजस्य या फिर कह लो समन्वय, कोई अंतर्निर्भरता या फिर कह लो कोई सहयोग की स्थिति नहीं होती है। ठीक ना? क्लियर है? यही जस्ट चीज द्वैत संघवाद का उल्टा कहाँ हो जाएगा यहाँ पर सहकारी संघवाद में। सहकारी संघवाद में क्या होगा, यानी इन राज्यों और राज्यों मतलब देशों, यानी देश और यानी केंद्र की बात कर रहे हैं, केंद्र और प्रांतों के बीच में जो शक्ति होगी वह क्या होगी, मतलब उनमें जो शक्ति होगा उनका समन्वय होगा, इनमें अंतर्निर्भरता पाई जाएगी। ठीक है, इनमें अंतर्निर्भरता देखने को मिलती है। मेरे भाई समझ पा रहे हो आप? इसमें सहयोग देखने को मिलता है, सहयोग देखने को मिलेगा, इनमें क्या कहते हैं उसको यार, सामंजस्य देखने को मिलेगा और अंतर्निर्भरता देखने को मिलेगा, समन्वय देखने को मिलेगा। यानी इसका उल्टा क्या हो गया, सहकारी संघवाद। बोलो हाँ, क्लियर हो रहा है मेरे भाई? ठीक है, गुड। सर सौदेबाजी का संघवाद, सौदेकारी कह लो या फिर सौदेबाजी कह लो, ये यानी बार्गेनिंग फेडरलिज्म। बार्गेनिंग फेडरलिज्म क्या होता है? देखो इसमें क्या होता है, संघ में अलग सरकार। देखो ये कब देखने को मिलेगा सौदेबाजी का संघवाद ना, हालांकि देखा जाए तो ये बात करते हैं अभी, पहले ये समझो। सौदेबाजी का संघवाद जो होता है ना, इसमें संघ में अलग सरकार है, यानी केंद्र में अलग सरकार है और प्रांतों में जो है जैसे अलग अलग सरकारें हैं, तो ये ऐसी स्थिति में ये देखने को मिलता है सौदेबाजी का संघवाद। जैसे समझो, जैसे यहाँ पर बात किया जाए, केंद्र में मान लेते हैं यहाँ पर एनडीए गवर्नमेंट है, एनडीए यानी बीजेपी की गवर्नमेंट है, और मान लेते हैं जैसे ये तमिलनाडु हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, और केरला हो गया, और पंजाब हो गया। इन सभी में क्या है कि यहाँ पर क्या है, एंटी बीजेपी है, यानी एनडीए सरकार नहीं है। ऐसी स्थिति में यानी केंद्र में अलग सरकारें हैं और राज्यों में अलग सरकारें हैं, तो ऐसी स्थिति में जो ये यानी ये जो हैं, ये राष्ट्रीय हितों के विपरीत स्थानीय हितों पर ज़्यादा मौका देते हैं, यानी ज़्यादा ये सौदेबाजी करते हैं। यानी इनका मेन उद्देश्य क्या होता है कि ये राष्ट्रीय हितों की अपेक्षा स्थानीय हितों को ज़्यादा महत्व देते हैं। ठीक है, इनका महत्व क्या होता है, स्थानीय हित, और इनका क्या होता है, राष्ट्रीय हित। ठीक ना? ऐसी स्थिति में इन दोनों में क्या होता है, सौदेबाजी होती है, क्योंकि गवर्नमेंट आप सभी को पता है यहाँ पर क्या है, केंद्र सरकार है, यहाँ पर क्या है, मतलब यहाँ पर एनडीए गवर्नमेंट है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर क्या अलग अलग राज्य की सरकारें हैं, तो जाहिर सी बात है इनमें क्या होगा, गतिरोध होगा। यानी जो अनुदान की राशि होती है उसमें हो सकता है, या फिर कोई भी अगर योजनाएं आ रही हैं उसके लिए फंड की ज़रूरत होती है, तो ऐसे में केंद्र ही तो देता है राज्य को, तो ऐसे में इनमें क्या होता है, सौदेबाजी होती है। ठीक ना मेरे भाई? ये सौदेबाजी का संघवाद है। देखा जाए तो नव संघवाद क्या होता है, यानी नियो फेडरलिज्म। नियो फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है, देखो ये नियो फेडरलिज्म जो है ना, ये टर्म या फिर इसका ये टर्म दिया है 1980s के डिकेड में, वो रोनाल्ड रीगन जो अमेरिका के राष्ट्रपति रहे थे,
वो उन्होंने ही दिया है ये। यानी इसमें क्या था कि जो इसमें देखो क्या था ना, इसमें जो संघ सरकार को कल्याणकारी व्यवस्था के खिलाफ राज्य सरकारों के हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की बात हो रही थी। मेरी बात को समझिएगा ध्यान से। यानी संघ सरकार को और कल्याणकारी व्यवस्था के खिलाफ राज्य सरकारों को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की बात कर रहे थे कौन? और रोनाल्ड रेगन। अब इसका मतलब क्या था? देखो बहुत ज़्यादा इसमें कहानी बताएंगे तो लंबी हो जाएगी क्लासेस, लेकिन इतना याद रखो कि रोनाल्ड रेगन जो थे ना, ये कल्याणकारी व्यवस्था के खिलाफ थे। इनका ये प्लान था कि कल्याणकारी व्यवस्था के खिलाफ नहीं थे, ऐसा कह सकते हो कि ये केंद्र सरकार उस पर पैसा ज़्यादा ना इन्वेस्ट करे। इनका ये कहना था जो जो विकसित राज्य हैं, यानी विकसित क्या कहते हैं इसको, प्रांत हैं, वो उसकी जिम्मेदारी ले लें। यानी जो अविकसित हैं या जो कम विकसित हैं या जिनमें लोक कल्याणकारी व्यवस्था की ज़रूरत है, ऐसे में राज्य क्या कर लें, उसको गोद ले लें, या फिर जो सक्षम राज्य हैं वो उनके ऊपर ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक ना? ये क्या था? नव संघवाद था। नहीं समझना कोई बात नहीं, आप गूगल पे टाइप करना है नव संघवाद, न्यू फेडरलिज्म, रोनाल्ड रेगन 1980 दशक डालना और वो डिटेल में पढ़ लेना है इसके बारे में। ठीक है मेरे भाई, बात समझ पा रहे हो आप? और कुछ चीज़ें ऐसे प्रश्न बनती हैं, देखो क्या प्रश्न बनता है वो याद रखना है। देखा जाए ना तो ये सौदेबाजी का संघवाद जो है ना, याद रखिएगा, भारतीय संघवाद को सौदेबाजी का संघवाद किसने कहा? हमने क्या कहा? अब देखो टर्म ये बनेंगे आपसे। भारतीय संघवाद को भारतीय संघवाद को सौदेबाजी का संघवाद किसने कहा? सौदेबाजी का संघवाद किसने कहा मेरे भाई? भारतीय संघवाद को सौदेबाजी का संघवाद कहा किसने? मॉरिस जोन्स ने। किसने कहा? मॉरिस जोन्स ने। याद रखिएगा, भारतीय संघवाद को सौदेबाजी का संघवाद किसने कहा? मॉरिस जोन्स ने। क्या है ये? मॉरिस जोन्स है ये, मॉरिस जोन्स। ठीक ना मेरे भाई, याद रखिएगा, मॉरिस जोन्स ने। ठीक ना, याद रखिएगा। अच्छा, अमेरिकी संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? अमेरिकी संघवाद को सहकारी संघवाद, अमेरिकी संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? देखो, अमेरिकी संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? बताइए बताइए, कोई बता सकता है क्या? नहीं बता सकता, कोई बात नहीं। डेनियल एलाजार ने, डेनियल एलाजार ने। याद रखिएगा, डेनियल है ये, डेनियल एलाजार ने। यानी हमने क्या कहा? अमेरिकी संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? डेनियल एलाजार ने। ठीक ना? ऐसे ही हमने क्या कहा? भारतीय संघवाद को सौदेबाजी का संघवाद किसने कहा? मॉरिस जोन्स ने। ठीक ना मेरे भाई? हमसे पूछा जाइए, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद, बताओ, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? ग्रेनविल ऑस्टिन ने। क्या बात है, गुड, ग्रेनविल ऑस्टिन ने। ठीक ना? अच्छा, आपसे ये पूछ लिया जाए, ये बताओ, सहकारी संघवाद का सबसे सर्वोत्तम देश कौन सा है? यानी सबसे बेस्ट एग्जाम्पल अगर देना हो सहकारी संघवाद का, कौन हो सकता है? आप कहोगे अमेरिका, मैं कहूँगा ओ माय गॉड, क्यों? गलत हो गया, क्योंकि इसका आंसर क्या होगा? सबसे बेस्ट एग्जाम्पल देखा जाए सहकारी संघवाद का तो जर्मनी है। जर्मनी मेरे भाई, क्या है वो? जर्मनी है मेरे भाई। ठीक ना, जर्मनी। क्लियर हुआ? हमने क्या कहा? बेस्ट एग्जाम्पल देना हो अगर सहकारी संघवाद का तो क्या होगा? जर्मनी होगा। क्लियर है इतनी बात? बोलो हाँ या ना, आगे बढ़ा जाए। गुड। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? निम्न में से देश समूह में एकात्मक संविधान है, बताओ। एकात्मक संविधान, अभी देखो इसलिए तो अब फायदा हो रहा ना आपका। एकात्मक संविधान बताओ कहाँ पर है? ब्रिटेन में है, चीन में है फ्रांस में है। इसका मतलब ये सही है। यहाँ पर पाकिस्तान में संघात्मक व्यवस्था, याद रखिएगा। अच्छा, कहो तो लिख लें, थोड़ी सी बात कर ही लेते हैं यार। संघात्मक व्यवस्था, नहीं तो आप लोग कहोगे सर एकात्मक बता लिए, तो इसका मतलब क्या है? तो लिख लो। अच्छा, संघात्मक व्यवस्था भी लिख लो, नहीं तो आप लोग बाद में परेशान करोगे हमको। परेशान तो नहीं करते, लेकिन कोई बात नहीं, परेशान भी कर लोगे तो क्या ही दिक्कत होगा। अमेरिका हो जाएगा, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा मेरे भाई। अमेरिका हो गया, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो गया, चाहे नेपाल हो गया, ये सभी देशों को लिख लीजिएगा ना आप। नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, और क्या इंडिया में तो आप जान ही रहे हो, और मलेशिया तो ऊपर देख लिया आपने क्वेश्चन में, किसी क्वेश्चन में। ठीक है, पाकिस्तान अभी देख लिए। ठीक ना? और रूस जान जाओ, रूस में भी क्या है? एकात्मक, सॉरी, ये संघात्मक व्यवस्था है। ठीक ना मेरे भाई? कनाडा, कनाडा में भी यही है। मैक्सिको, सर मैक्सिको में भी यही हाल है। ठीक है भाई? जर्मनी, जर्मनी में भी क्या है? संघात्मक व्यवस्था है। ब्राज़ील, ब्राज़ील में भी संघात्मक व्यवस्था है। ठीक ना मेरे भाई? स्विट्ज़रलैंड, आप कहोगे सर स्विट्ज़रलैंड में, देखो स्विट्ज़रलैंड में भी संघात्मक व्यवस्था है, देखो। क्लियर है? और पूछ लिया जाए अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप का वो क्या नाम, कौन सा देश है? अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका भी क्या है? वहाँ पर भी संघात्मक व्यवस्था है। ठीक है मेरे भाई? संघात्मक व्यवस्था वाले देश कौन है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, इंडिया, मलेशिया, पाकिस्तान, रूस, कनाडा, मैक्सिको, जर्मनी, ब्राज़ील,
स्विट्जरलैंड, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, ये सब कौन से देश हैं? इन देशों में क्या है? संघात्मक शासन व्यवस्था है। क्लियर है मेरे भाई? अब तो नहीं मान रहे हो बुरा? गुड, क्या बात है। आप चाहे उसको याद रख लो, एकात्मक को याद रख लो, चाहे आप इसको याद रख लो, आपका इतने से काम हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है? आपके ऊपर डिपेंड करता है, हालांकि मुझे दोनों याद है। ही जस्ट जोकिंग। आज आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, एकात्मक सरकार में कानून बनाने की सत्ता सतत रूप में केंद्रीकृत शक्ति में निहित होती है। बताओ किस में निहित होती है? याद रखिएगा, फाइनल में। फाइनल कहाँ है? एकात्मक सरकार में कानून बनाने की सतत रूप से एक केंद्रीकृत शक्ति में निहित होती है। किस में होती है? फाइनल में। याद रखिएगा, फाइनल। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है? बोलो है ना? याद हो रहा है कि नहीं? गुड, याद हो रहा है, क्या बात है, तेज हो गए आप लोग। आगे बात करते हैं। प्रश्न नंबर 12, निम्न में से फेडरल गवर्नमेंट, अच्छा यार ये क्या ही पूछ लिया आप लोगों से, बच्चों वाला सवाल पूछ लिया। बताओ फेडरल गवर्नमेंट, याद रखिएगा फेडरल गवर्नमेंट, ये जो बुक है ना, ये किसकी है? ये है केसीवीयर की, केसीवीयर की। इन्होंने ही क्या कहा था? भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा। किसने कहा? केसीवीयर ने कहा था। ठीक है मेरे भाई, याद रखिएगा। एक बात और याद रखिएगा, नहीं इनके बारे में तुम लोग चर्चा कर लिए हैं। अब जेनिंग्स गवर्नमेंट, आप सभी को पता है केसीवीयर कौन थे? वही जिनने भारत की संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा, या फिर कह लो क्या, क्वासी फेडरल कहा। इन्होंने भारत की संघात्मक व्यवस्था को क्या कहा है? तो इन्होंने भारत की संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा है। अर्ध संघात्मक मतलब क्वासी फेडरल। वहीं पर बात कर लेते हैं ये जेनिंग्स की। आप सभी को पता होना चाहिए जेनिंग्स, आइवर जेनिंग्स। आइवर जेनिंग्स ने ही भारत में केंद्रीकरण की जो मजबूत प्रवृत्ति के साथ संघ है, इन्होंने भारत के बारे में ऐसा कहा। इनका कहने का मतलब ये था, समझो ऐसे, यानी इनके कहने का तात्पर्य ये था कि भारत में जो संघात्मक व्यवस्था है, ये भारत की संघात्मक व्यवस्था मजबूत या सशक्त केंद्र की तरफ झुकी हुई है। ठीक ना? यानी ये मजबूत केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था। हालांकि संघात्मक व्यवस्था में क्या होता है, जो संविधान द्वारा केंद्र और प्रांतों को शक्तियाँ दी जाती हैं, लेकिन इन्होंने क्या कहा है कि जो मजबूत केंद्र के साथ, यानी वहाँ पर मजबूत केंद्र का मतलब क्या, यानी मजबूत प्रवृत्ति के साथ केंद्र में संघात्मक व्यवस्था है, यानी देश में संघात्मक व्यवस्था है। ये कौन कहता है? ये जेनिंग्स कहते हैं। यानी इनका कहने का मतलब ये था कि जो भारत में संघात्मक व्यवस्था है, ये केंद्र की ओर झुकी हुई है। समझ रहे हो? यानी यहाँ पर इनका कहने का मतलब ये था कि एकात्मकता की ओर झुकी हुई है। इनका कहने का मतलब ये था कि एकात्मकता की ओर झुकी हुई है। बोलो समझ पा रहे हो बात आप? माइक तो चालू है ना? समझ में आ रहे होंगे आप लोग। माइक, ठीक है साथियों, उम्मीद करते हैं ये सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपको। माइक तो चालू था ना? पता नहीं, जो भी होगा समझ जाइएगा। फेडरल गवर्नमेंट किसकी है? ये केसीवीयर की है। ठीक है। अच्छा, वहीं पर बात कर लेते हैं ब्राइस की। आप नाम सुने होंगे, ब्राइस, जेम्स ब्राइस। अच्छा, ब्राइस की बुक्स कौन सी है? आप सभी को पता है क्या? मॉडर्न डेमोक्रेसी इन्हीं की है। अच्छा, ये याद रखिएगा, अमेरिकन कॉमनवेल्थ इन्हीं की बुक है। अमेरिकन कॉमनवेल्थ ना, याद रखिए कौन सी? अमेरिकन कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ, अमेरिकन कॉमनवेल्थ किसकी है? इन्हीं की है। ठीक ना? इन्हीं की कौन सी है? मॉडर्न डेमोक्रेसीज। मॉडर्न डेमोक्रेसीज, ये इन्हीं की बुक है। ठीक है मेरे भाई, याद रखिएगा। मॉडर्न डेमोक्रेसी हो गया, चाहे अमेरिकन कॉमनवेल्थ हो गया, इन्हीं की है। अच्छा, ऐसे ही याद रखिएगा, डेमोक्रेसी से याद आया, डेमोक्रेसी इन अमेरिका, ये किसकी बुक है बताओ तो? डेमोक्रेसी इन अमेरिका, इन अमेरिका, ये किसकी बुक है? कोई बता सकता है क्या? गुड, किसकी? टॉकविले की। किसकी है? ये टॉकविले की है। ठीक है मेरे भाई, किसकी है ये? टॉकविले है। ठीक है, टॉकविले की। गुड। लास्की, लास्की की तो सबको पता है, कौन सी बताओ? अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, क्या बात है, अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, ये किसकी बुक है? ये लास्की की, एच जे हेराल्ड जे लास्की की। अच्छा, इनकी एक और बुक है, वो भी याद रखिएगा। हालांकि अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स सबको याद रहती है, लेकिन आपको याद रखना है क्या? अमेरिकन कॉमनवेल्थ। ओ सॉरी सॉरी, क्या नाम है, क्या बताया था किसकी? लास्की की। यार कौन सी बुक थी वो याद नहीं आ रहा दिमाग में चलने। अमेरिकन कॉमनवेल्थ तो इनकी थी ना, ब्राइस की। तो यार इसकी कौन सी थी? दिमाग में चढ़ नहीं रहा है मेरे, याद आएगा तो बता देंगे किसी सेशन में। अच्छा हाँ, ये अमेरिकन प्रेसिडेंसी, इन्हीं की बुक है ये, अमेरिकन प्रेसिडेंसी।
अमेरिकन प्रेसिडेंसी, याद रखिएगा मेरे भाई, ये अमेरिकन प्रेसिडेंसी किसकी है, ये लास्की की है। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स किसकी है, लास्की की है। ठीक है मेरे भाई, याद आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है ये, निम्नलिखित में से सहकारी संघवाद का लक्षण क्या है। सहकारी संघवाद मतलब क्या हुआ। अच्छा, हमने बार बार आपसे कहा सहकारी संघवाद में क्या होता है। अच्छा, इससे समझ में आ जाएगा आपको। केंद्र और राज्य के बीच प्रतिस्पर्धा और प्रतिद्वंदिता की भावना, नहीं नहीं नहीं, केंद्र और राज्यों के बीच कंपटीशन की बात कर रहा है ये। कंपटीशन होना चाहिए क्या, नहीं नहीं नहीं। मजबूत केंद्र के आधार पर प्राप्त सहयोग, ये बात तो सही लग रही है ना। मजबूत केंद्र के साथ या मजबूत केंद्र के आधार पर प्राप्त सहयोग, किसको, यानी राज्यों को। ठीक है, गुड, ये बात सही है अभी तक तो देखा जाए। इसके बाद आगे देखते हैं, राज्यों के बीच सहयोग की भावना। ठीक है, राज्यों के बीच सहयोग की भावना, ठीक है, देखते हैं, ये भी ठीक लग रहा है। विकेंद्रीकरण और राज्य की अधिक जिम्मेदारी, नहीं नहीं, ये तो कहाँ, विकेंद्रीकरण और राज्य की अधिक जिम्मेदारी, अधिक जिम्मेदारी किसी को नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ये दोनों, इसमें और इसमें कौन सा ज़्यादा बेहतर लग रहा है आपको, क्या लग रहा है, राज्यों के बीच सहयोग की भावना या फिर मजबूत केंद्र के आधार पर प्राप्त सहयोग। जी, मजबूत केंद्र के आधार पर प्राप्त सहयोग होगा तभी तो सहकारी होगा। सहकारी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात कर रहा है, सहकारी संघवाद, ठीक ना। ये इसीलिए तो कह रहा है कि मजबूत केंद्र के आधार पर प्राप्त सहयोग। अब इसका मतलब थोड़ी ना है कि ये जो केंद्र हो गया और ये राज्य होंगे, ये अपने अपने विषय पर कानून बनाने के लिए स्वायत्त होंगे और ये एक दूसरे के प्रति कोई उत्तरदायित्व की भावना नहीं होगी, तो जाहिर सी बात है इसमें क्या होगा, यह टकराव होगा इनमें राज्यों के। अच्छा, इसमें क्या है, केवल राज्यों के बीच सहयोग की बात कर रहे थे यहाँ पर, ये केवल राज्यों के बीच, तो केंद्र यानी सहकारी में क्या होगा, केंद्र के साथ की बात करेगा ना, केंद्र और राज्यों में होगा ना, केंद्र यानी प्रांतों में, केंद्र और प्रांतों के मध्य होना चाहिए ना सहयोग की भावना। तो इसका मतलब ये नहीं होगा, इसका कौन कौन सही, ये केवल बी। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन 14 क्या करें, किसने कहा कि आप चाहे इसे संघीय संविधान या एकात्मक संविधान या किसी अन्य नाम से संबोधित करें, इससे संविधान के उद्देश्य को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये है कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन कहते हैं ये, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते हैं ये बात। ठीक है, याद रखिएगा इस पॉइंट को। क्वेश्चन 15 क्या कर रहा है, निम्नांकित में से किस विद्वान ने संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय व्यवस्था को सहकारी संघवाद कहा। बताओ, हमने इसके पहले बात किया हुआ था, कौन था वो, अमेरिका के संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है, बताओ तो, कौन कह रहा है ये, मॉरिस जोन्स, डेनियल एलाजारा, ओपेनहाइमर, हर्मन फाइनर। याद रखिएगा, मॉरिस जोन्स, कौन, मॉरिस जोन्स। मॉरिस जोन्स ने तो भारतीय संघवाद को सौदेबाजी का संघवाद कहा था। क्या कहा हमने, डेनियल एलाजारा ने। किसने कहा, डेनियल एलाजारा ने, गुड, याद रखिएगा ये पॉइंट, डेनियल एलाजारा ने ये। अच्छा, मॉरिस जोन्स की बुक कोई बता सकता है क्या, मॉरिस जोन्स की एक बुक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है वो, गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया कब आई थी ये, 1971 में पब्लिश हुई थी। गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, ठीक है, 1970। ऑस्टिन की बुक याद रखिएगा, एक बड़ी फेमस बुक है, यहाँ पर ये उसको बता देना चाहिए, ऑस्टिन की एक बुक है, वो बुक बहुत पूछी गई है और पीजीटी के एग्ज़ाम में भी पूछी जा चुकी है। वो बुक का नाम याद रखिएगा, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ अ नेशन। ये बुक याद रखिएगा, कब पब्लिश हुई थी, 1966 में। क्या हमने कहा, बुक कौन सी थी, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोर ऑफ अ नेशन, 1966, याद रखिएगा, द कॉर्नर स्टोन ऑफ अ नेशन, 1966। पूरा ना याद रखो तो इतना याद रखिएगा, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक ना मेरे भाई, पूरा ना याद रखिएगा तो इतना याद रख लीजिएगा जरूर से, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये किसकी बुक है, ऑस्टिन की है। किसकी है ये, ऑस्टिन की, ठीक ना मेरे भाई, याद रखिएगा। ओपेनहाइमर जान ही रहे आप, ये शक्ति सिद्धांत के समर्थक है, ठीक है। अब हरमन फाइनर के बारे में हम लोग ऊपर चर्चा कर ही लिए हैं, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या करें, एकात्मक व्यवस्था अच्छी है क्योंकि इसमें नियंत्रण के लिए एक केंद्र होता है। अच्छा, इसमें नियंत्रण के लिए अनेक केंद्र होते नहीं, इसमें नियंत्रण के लिए कुछ केंद्र होते नहीं, इसमें कोई सत्ता नहीं। इसका आंसर क्या होगा, ये, क्योंकि इसमें नियंत्रण के लिए एक केंद्र होता है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, एकात्मक व्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या है, शक्तियों का केंद्रीकरण होगा, शक्तियों का विकेंद्रीकरण होगा, दोहरी नागरिकता नहीं, संघात्मक देशों में दोहरी नागरिकता होती है, अस्थायित्व नहीं। यहाँ पर क्या होगा, शक्तियों का केंद्रीकरण होता है एकात्मक व्यवस्था में, यानी शक्तियों का क्या होता है,
केंद्रीकरण होता है, ठीक ना मेरे भाई, समझ पा रहे हो ना। वहीं पर संघात्मक व्यवस्था में क्या होता है, शक्तियों का क्या होता है, विकेंद्रीकरण, यानी केंद्र और राज्य में शक्तियों का विभाजन हो जाता है ना। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, शक्तियों का केंद्रीकरण होता है, यानी संविधान से शक्ति किसको मिलती है, डायरेक्ट केंद्र को मिलती है, और केंद्र अपने हिसाब से, अपनी इच्छा और अपनी स्वेच्छा से, अपनी प्रशासनिक स्थिति को देखते हुए वो राज्यों में यानी प्रांतों में शक्तियों को विभाजन करता है, यानी शक्ति का केंद्रीकरण किसके पास में होता है, केंद्र सरकार के पास में। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है ये, एकात्मक शासन की प्रमुख विशेषता है क्या है। एकात्मक शासन की प्रमुख विशेषता क्या है, लिखित व कठोर संविधान, अच्छा, संविधान की सर्वोच्चता, ठीक है, दोहरी नागरिकता, अच्छा, सभी शक्तियां केंद्र में नहीं थी। बताओ ये सभी आपको क्या दिख रहा है, संघात्मक व्यवस्था के हैं ये, लेकिन ये क्या है, सभी शक्तियां केंद्र में नहीं होना, ये किस पे, ये एकात्मक शासन की प्रमुख विशेषता है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, एकात्मक व्यवस्था में केंद्र सर्वशक्तिशाली होता है, अच्छा हाँ होता ही है। केंद्र राज्यों की अपेक्षा कमजोर, नहीं नहीं नहीं। केंद्र तथा राज्य समकक्ष होते, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। केंद्र और राज्य अपने संबंधित क्षेत्र में सर्वोच्च होते, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो संघात्मक व्यवस्था के लक्षण है ना, इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है ये, भारत एकात्मक राज्य है जिसके गौण लक्षण संघात्मक है। यहीं पर कारण की बात कर रहा है, भारत एक संघात्मक राज्य है इसके गौण लक्षण एकात्मक है, वही बात कौन सी, अरे याद रखो ना, आइवर जेनिंग्स क्या कहता है, ये तो कथन गलत है ना, भारत क्या है, एकात्मक देश नहीं है, भारत क्या है, संघात्मक देश है, बात तो क्लियर है ना। भारत एकात्मक के साथ, संघात्मक नहीं, भारत संघात्मक के साथ साथ गौण लक्षण उसके किस में है, एकात्मक नहीं। देखो समझना, यही तो कहते हैं भारत में संघात्मक व्यवस्था के साथ साथ क्या है, वह एकात्मकता की ओर झुकी हुई है। अब कहोगे सर कैसे, देखो आर्टिकल 249 ये है, याद आया, नहीं याद आया तो कोई बात नहीं है, इसको पढ़ लीजिएगा जाके। 249, हालांकि ये केवल भारत के संदर्भ में देख रहे हैं, तो आर्टिकल 249 हो गया, चाहे राज्यपाल की नियुक्ति हो जाएगी, ठीक है, चाहे लोक सेवा आयोग होती है, ठीक ना, ये सब क्या है, संघात्मकता को, एकात्मक, संघात्मक राज्य होने के साथ साथ एकात्मकता की ओर इसके लक्षण हैं। इसे उप, जैसे क्या होता है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, समझ रहे हो ना, ये क्या दिख रहा है आपको, इसका मतलब क्या है, भारत में जो संघात्मकता के लक्षण है ये एकात्मकता की ओर झुकी हुई है, यानी आपातकाल के समय देखोगे किसके पास शक्ति ज़्यादा निहित हो जाएगी, तो भाई जाहिर सी बात है वो केंद्र सरकार के पास शक्ति ज़्यादा निहित हो जाती है, इसलिए क्या होगा, यानी ये सही है और ये गलत है, यानी क्या होगा इसमें आंसर, जो भी होगा देख लीजिएगा। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, संघ से अभिप्राय है, संघ से अभिप्राय का मतलब क्या हुआ, संघ से अभिप्राय, देखो संघ का मतलब ही हमने क्या कहा, संघात्मक शासन व्यवस्था का ही मतलब क्या होता है, शक्तियों का बंटवारा। अच्छा, शक्तियों का बंटवारा देखो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ लिख देते हैं, पेन यूज करते हैं, यानी क्या होता है, शक्तियों का बंटवारा। मेरे भाई समझिएगा बात को ध्यान से, हमने क्या कहा, संघात्मक शासन व्यवस्था का मतलब क्या होता है, शक्तियों का बंटवारा होना चाहिए उसमें। शक्तियों का बंटवारा कैसे होगा, यानी जो संविधान है, यह संविधान शक्तियों को बंटवारा करती है, ठीक ना, बोलो हाँ या ना। अब देखो डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ पावर, यानी संघात्मक शक्तियों को बंटवारा का मतलब क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ठीक है। अब यह डिस्ट्रीब्यूशन पावर क्या होता है, दो भागों में हो सकता है ये, एक तो क्या हो सकता है ये हॉरिजेंटल रूप में, एक तो हो सकता है क्या वर्टिकली होता है। ये बात नहीं समझ पा रहे हैं सर, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टल मतलब क्या, देखो शक्तियों का विभाजन क्या हो रहा है यहाँ पर, क्षैतिज रूप में, यहाँ पर क्या हो रहा है ये ऊर्ध्वाधर रूप में, क्षैतिज रूप और ऊर्ध्वाधर रूप। सर बात नहीं समझिए, एकदम नहीं समझ में आ रही, कोई बात नहीं, थोड़ा सा वेट कर लो ना भाई, इतनी क्यों रहती है चुल, थोड़ी सी वेट नहीं कर सकते हो, अच्छा 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 सर, ठीक है सर, कभी तो कर रहे हैं जस्ट जोकिंग। आगे बात करते हैं, हॉरिजन एंड वर्टिकली, ठीक है मेरे भाई, शक्तियों का बंटवारा क्या हुआ, हॉरिजेंटल यानी क्षैतिज रूप से, क्षैतिज रूप से मतलब क्या, शक्तियों का बंटवारा कैसे, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे। यहाँ वो वर्टिकली का मतलब क्या, ऐसे 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 ऐसे, ठीक ना मेरे भाई, शक्तियों का बंटवारा। यहाँ पर क्या होता है, हायरार्की के रूप में होता है, हायरार्की मतलब ये ऐसे 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 ऐसी, ये होगा, ठीक है, सीढ़ी नुमा संरचना में। यहाँ पर क्या होता है, हॉरिजॉन्टल रूप से क्या हो रहा है, यहाँ पर ऐसे ऐसे, ठीक है, यहाँ पर इक्वल राइट्स होते हुए, यानी देखो समझो, नहीं समझा कोई बात नहीं,
देखो हॉरिजॉन्टल रूप में जो शक्तियों को बंटवारा होता है ना, वो क्या होता है, एक मिनट पेन चेंज कर लें कलर। शक्ति हॉरिजॉन्टल रूप में होता है, इसका मतलब क्या होता है, ये कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, यानी कार्यपालिका, विधायिका यानी व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, ठीक है मेरे भाई, इसमें होता है। वहीं पर शक्तियों का बंटवारा जो वर्टिकली होता है, इसमें संघ या फिर कह लो केंद्र, केंद्र से के बाद क्या होगा, ये राज्य यानी प्रांत की बात करते हैं। यहाँ पर क्या बात करते हैं, राज्य कह लो, समझिएगा इसका मतलब क्या है, ये प्रांत की बात कर रहा है ना, ऐसे होता है। इसमें क्या होता है, वर्टिकली होता है बंटवारा शक्तियों का, इसमें क्या होता है हॉरिजॉन्टल, यानी हमने क्या कहा, संघ का मतलब क्या होता है, इसमें शक्तियों का विभाजन होता है। शक्तियों का विभाजन किस तरीके से हो सकता है, तो हॉरिजॉन्टली हो सकता है, वर्टिकली भी हो सकता है। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होगा, इसमें कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, और यहाँ पे वर्टिकली मतलब क्या, ऊर्ध्वाधर रूप में देखा जाए तो यानी संघ और राज्य में। ठीक है मेरी भाई, समझ रहे हो नहीं बात, नहीं समझ रहे हैं सर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं समझ रहे हो कोई बात नहीं, अभी समझा तो रहे ना। दरअसल चार्ज भी नहीं है ना पेन, पता नहीं क्या हो गया है पेन में। अच्छा, यहाँ पर देखो हमको पता है क्या, कि इसमें जो होगा वर्टिकली जो होगा, ये इसमें शक्तियों का विभाजन क्या होगा, संघ और राज्यों के बीच में होगा। ठीक है, वहीं पर क्या होता है, हॉरिजॉन्टल बंटवारा जो होता है शक्तियों का, वह कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के बीच में होता है। इसमें देखो क्या होता है, शक्तियों का विभाजन कुछ इस तरीके से होता है, ठीक ना। इसमें क्या होता है, समान रूप से शक्तियों का, यहाँ पर कोई, अब कहोगे इसमें कौन सर्वोच्च है, कौन उच्च है, कौन निम्न है, ये नहीं बता सकता है, ठीक ना। इसमें क्या होता है, समान रूप से सब में समान अधिकार होती है, समान शक्ति सबके निहित होती है। ठीक है, कार्यपालिका चाहे विधायिका चाहे न्यायपालिका होती है, ठीक ना। यहाँ पर आप सभी को पता है इसके कार्य क्या हैं, इसके कार्य की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पर हम बात कर रहे हैं शक्ति की, यानी कौन शक्तिशाली है, तो इसमें आप बता नहीं सकते हो, ठीक है। इनमें शक्तियों, उत्तरदायित्व और ये इनका क्या होता है, समान रूप से विभाजन होता है, इक्वल राइट्स होते हैं इनमें। लेकिन यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर संघ है, संघ के बाद क्या रहा है, राज्य हो गई, जैसे यहाँ पर क्या होगा, प्रांतीय सरकारें हो गई, माफ करिएगा, ये स्थानीय सरकारें हो गई, फिर प्रांतीय सरकारें हो गई, फिर क्या होगा, केंद्र हो गया, यानी कुछ इस तरीके से हायरार्कियल सिस्टम में दिखाई देता है, हायरार्की दिखाई देती है ना, यानी पद सोपानिक व्यवस्था में इसमें शक्तियों का विभाजन होता है। लेकिन यहाँ पर इक्वली होता है, ठीक ना मेरे भाई, यहाँ पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होता है। इसको क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है सेपरेशन ऑफ पावर। देखिए मेरे भाई, हिंदी में याद रखिएगा, हिंदी में, इंग्लिश में, सॉरी इंग्लिश में याद रखिएगा, हिंदी में सबका मतलब एक ही होगा, सेपरेशन ऑफ पावर। इसको क्या कहते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर। इसको क्या कहते हैं मेरे भाई, इसको क्या कहते हैं, गुड, डिवीजन ऑफ पावर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, डिवीजन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ पावर। अगर शक्तियों का वर्टिकली बंटवारा हो रहा है तो क्या हो जाएगा, डिवीजन ऑफ पावर, यानी केंद्र और राज्यों के बीच में यदि शक्तियों का बंटवारा होता है तो उसको क्या कहेंगे, डिवीजन ऑफ पावर्स कहेंगे। लेकिन वहीं पर अगर हॉरिजॉन्टली शक्तियों का बंटवारा हो रहा है, यानी कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में, तो इसको क्या कहा जाता है, सेपरेशन ऑफ पावर। तो बताइएगा यहाँ पर क्या है, ये संघ, संघात्मक व्यवस्था में क्या हो रहा है, ये शक्तियों का संतुलन, शक्तियों का पृथक्करण, शक्तियों का विभाजन या शक्तियों का हस्तांतरण। जी हाँ, याद रखिएगा, ये क्या यहाँ पर होगा, शक्तियों का पृथक्करण, सेपरेशन मतलब ये सेपरेशन ऑफ पावर होगा, ये क्या है, डिवीजन ऑफ पावर है। तो बताओ संघ में क्या होगा, ये इसमें क्या होता है मेरे भाई, शक्तियों का विभाजन होगा, ठीक ना। ये किस में होता है सर, ये अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में होता है, ठीक है मेरे भाई, याद रखिएगा, ये अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में पाया जाता है, ठीक है। ये संसदात्मक, अध्यक्षात्मक जब पढ़ाएंगे आपको सेपरेशन ऑफ पावर, तो उसमें होगा ये, ठीक है। यहाँ पर इसका आंसर ये होना चाहिए, शक्तियों का विभाजन होगा, ठीक है। बोलो हाँ या ना, बोलो, बात क्लियर हो रही है, गुड। आगे बात किया जाए, इरेज करते हैं इसको। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, संघीय व्यवस्था में संघ का विघटन हो सकता है, अच्छा। राज्य संघ से पृथक हो सकते हैं, अच्छा। संघ अनश्वर है, अच्छा। संघ और राज्य अनश्वर हैं, बताओ संघीय शासन व्यवस्था में क्या होगा। ये आपके लिए एक बढ़िया सा प्रश्न है, बताओ इसका आंसर क्या होगा। आपको, आप सभी को, जितने भी बच्चे या जितने भी साथी, जितने भी दोस्त, जितने भी मित्र, जितने भी सभी सहपाठी हैं, प्लीज़ आप सभी इस क्वेश्चन नंबर 22 का आप सभी आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। जैसा होगा मैं उसको वहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है मेरे भाई। इसका आंसर आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप बताते हैं कैसे। कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। अच्छा क्वेश्चन है ये, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, संघात्मक व्यवस्था का मुख्य लक्षण है। हालांकि बताने को मैं बता सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा विचारणीय प्रश्न है, थोड़ा सा विचार करें, क्योंकि हमने इतनी सारी चीज़ें सीख ली हुई हैं संघात्मक व्यवस्था के बारे में। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना आप,
थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या हो सकता है इसका आंसर, आपके लिए प्रश्न है, ठीक है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 23, संघात्मक व्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या है, बताओ मुख्य लक्षण क्या है। आप सभी को पता है संविधान की सर्वोच्चता होगी, शक्तियों का एकत्रीकरण नहीं, राजनीतिक नहीं, प्रांतीय सरकारें स्वच्छ नहीं, संविधान की सर्वोच्चता होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि संविधान की सर्वोच्चता ही होगी तभी तो केंद्र और प्रांतों में शक्तियों का विभाजन होगा और उनके विषयों का विभाजन होगा, बोलो है ना। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नांकित में से भारत के संघात्मक राष्ट्र निर्माता में एक बाधा है, बताओ क्या। बढ़िया विचारणीय प्रश्न है ये भी, चाहते तो इसको भी दे सकते थे लेकिन अब क्या ही मतलब है, एक सवाल दे दिया है ना, तो एक सवाल का कमेंट जरूर करना आप सभी को साथियों। निम्नांकित में से क्या भारत के संघात्मक राष्ट्र निर्माण में एक बाधा है, त्रिभाषा सूत्र, योजना आयोग, राज्यों का भाषा आधारित पुनर्गठन और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का उदय, बताओ। यानी क्या कहना चाह रहा है, ये जो संघात्मक नेशनल बिल्डिंग है, यानी फेडरलिज्म या फेडरलिज्म नेशन बिल्डिंग में एक बाधा है सॉरी, राष्ट्र निर्माण में बाधा है, ठीक है, बताना राष्ट्र निर्माण में कैसे। संघात्मक राष्ट्र, भारत के संघात्मक राष्ट्र, संघात्मक का मतलब आप सभी को कितनी बार बता दिया जा चुका है तो आपको पता होगा। अब आप सोचो क्या हो सकता है इसका आंसर, त्रिभाषा सूत्र, नहीं भाई ये तो नहीं हो सकता आंसर, क्योंकि ये सही चीज़ है, इससे संघात्मकता बढ़ती है, ये बाधा नहीं होगी, ये यानी शक्तियों और केंद्र और प्रांतों के बीच में शक्तियों का विभाजन जो होता है, ये तो अच्छी बात है ना, कम से कम दोनों को शक्तियों समान रूप से मिलेंगी और त्रिभाषा सूत्र सब में फायदेमंद होगा। राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन, ये भी ठीक है, ये भी क्या है, ये भी सही है। योजना आयोग नहीं, क्यों, योजना आयोग दरअसल क्या है ना, योजना आयोग देखो क्या होता है ये, हालांकि योजना आयोग वर्तमान समय में कार्यरत नहीं है, निश्चित हो चुका है ये, लेकिन याद रखिएगा इसकी जगह पे क्या है, नीति आयोग है, ठीक है। लेकिन ये याद रखिएगा योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता था, पीएम होता था। और यह क्या करता था योजना आयोग, योजना आयोग आप सभी को पता है कि योजना आयोग जो है यह पूरे देश के लिए क्या करता था, कानून बनाता था, पूरे देश के लिए योजना बनाता था, ठीक ना, पूरे देश के लिए योजना बनाता था। तो ऐसी स्थिति में जाहिर सी बात है इसकी प्रवृत्ति किधर की तरफ झुकी होगी, यानी संघ की ओर, बोलो हाँ ना, ये इसकी प्रवृत्ति क्या होगी, पूरे संघात्मक यानी संघ की ओर, यानी क्या होगी, केंद्र की तरफ झुकी होगी ना, इसकी प्रवृत्ति किसकी तरफ झुकी होगी, संघ की तरफ, यानी केंद्र की तरफ झुकी होगी। तो ऐसे में ये क्या होगा, इसका आंसर नहीं होगा, ठीक ना मेरे भाई, मतलब इसका आंसर होगा, यानी इसमें एक बाधा है। क्लियर हुआ मेरे भाई, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से किस देश में एकात्मक संविधान है, बताओ तो। एकात्मक संविधान, ग्रेट ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, ये तो हो चुका था शायद क्वेश्चन, ये हो गया सही है, ठीक है। स्विट्जरलैंड में नहीं है, यहाँ पर श्रीलंका में नहीं है, पाकिस्तान में नहीं है, यहाँ पे कनाडा में नहीं है, ठीक है। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, एकात्मक व्यवस्था में केंद्र सर्वशक्तिशाली होता है, हाँ ये होता है। केंद्र राज्यों की अपेक्षा कम, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत है, ये भी गलत है। आगे बात करते हैं। ओह थैंक यू, क्या बात है। प्लीज़ साथियों कैसा लगा आपको सेशन हमारा ये, और आपने इतना ध्यान से पढ़ा, और कोई चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा प्लीज़। और कोई सुझाव, कोई सलाह देना चाहते हैं, आपको कंटेंट कैसा लगा, प्लीज़ ज़रूर कमेंट किया करिए साथियों, क्योंकि आपका कमेंट हमें हौसला देता है बेहतर करने की, और एक नए जोश के साथ, एक नई इच्छा शक्ति के साथ कुछ नया करने की। प्लीज़ साथियों, अब आपको जिस भी टॉपिक पर चाहिए अपना सेशन, आप चाहते हैं जिस भी समस्या आपको टॉपिक में हो रही हो, पॉलिटिकल साइंस में, चाहे आईआर हो, चाहे पबएड हो, चाहे फॉरेन पॉलिसी हो, या कोई भी वॉट एवर आपका जो भी समस्या हो पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड, आप ज़रूर कहें और इस पर मैं ज़रूर से ज़रूर कोशिश करके वीडियो बनाऊँगा, ठीक है साथियों। तो चलिए, थैंक यू फॉर योर अटेंशन, एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।